वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का सफर बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम चैप्टर 831 से लेकर 840 तक की कहानी को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। कहानी अब जिस मुकाम पर है, वहां हर एक मूव और हर एक फैसला पूरी सिचुएशन को पलट कर रख रहा है। सस्पेंस और डेंजर का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए आज के एक भी चैप्टर को मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी अपनी इस फैमिली से एक छोटी सी और बहुत जरूरी रिक्वेस्ट है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पुराना चैनल डिमोनेटाइज होने की वजह से अभी यूट्यूब से कोई भी फाइनेंशियल अर्निंग या सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इस नए चैनल को खड़ा करने और आप तक लगातार ये कंटेंट पहुंचाने में पूरी मेहनत लग रही है। अगर आप कैपेबल हैं और आपको लगता है कि मेरा काम इस लायक है, तो आप एक कदम आगे बढ़ाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने अपना QR कोड और UPI ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। बाकी जो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी कर पा रहे हैं, आपका प्यार, आपकी कमेंट्स और आपका साथ ही मेरी असली ताकत है। बस अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस जबरदस्त कहानी का डिकोडिंग सेशन। 831 समथिंग इज रॉन्ग। जब ल्यूमियन ने एब्सेस्ड हैंड की हेडलेस लाश को पीछे खींचा और अपने राइट शोल्डर पर बने ब्लैक मार्क को एक्टिवेट किया, तो उसे जूली की आवाज के साथ किसी भारी ऑब्जेक्ट के तेजी से गिरने की तेज बढ़ी हुई आवाज सुनाई दी। इंस्टिंक्टिवली उसने उस सबसे दूर की जगह को चुना जिसे वो अपने टेलीपोर्टेशन डेस्टिनेशन के रूप में सेंस कर सकता था। जैसे ही ल्यूमियन का फिगर गायब हुआ, एल्बस ने 2 आयरन पपेट्स के साथ उस एरिया में एंट्री की। वो लाशों के पहाड़ की तरफ भागने के ल्यूमियन के झूठे प्रयास से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था। इसके बजाय उसने ल्यूमियन के अंधेपन का फायदा उठाया, एक चमकता हुआ सफेद फ्लेम स्पीयर बनाया और ल्यूमियन को कॉरिडोर से बाहर निकालने के लिए उसे मैन्युअली आगे फेंक दिया, जिससे वो पोटेंशियल डेंजर्स और पॉसिबल कॉन्सेंट्रेटेड अटैक्स का सामना करने के लिए मजबूर हो जाए। एल्बस खुद 2 से 3 मीटर पीछे रह गया, जिससे उसे रिएक्ट करने का पूरा टाइम मिल सके। अगर ल्यूमियन को घेर लिया जाता या कंट्रोल कर लिया जाता, तो एल्बस डेंजरस जोन से बच सकता था और साइड से लाशों के पहाड़ की ओर बढ़ सकता था। बेशक एल्बस बहुत पीछे रहने का रिस्क नहीं उठा सकता था। ल्यूमियन ने अभी अभी साबित किया था कि वो वानाक को उस पर अटैक करने से रोक सकता है, जिससे वो बिना किसी रुकावट के तेजी से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। अगर एल्बस उस एरिया में एंटर करने से पहले 10 से 20 सेकंड से ज्यादा की देरी करता, तो ल्यूमियन शायद पहले ही 001 के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बना चुका होता। वॉर में बहुत तेजी से या बहुत धीरे काम करना दोनों ही फेलियर की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे ही ये थॉट एल्बस के माइंड में आया, उसने जमीन से टकराने वाली किसी चीज का भयानक एक्सप्लोजन सुना। उसके आयरन पपेट्स में से एक ने ऊपर देखा और उसे तेज लपटों से घिरा एक मैसिव मीटियर दिखाई दिया, जो पूरे एरिया को रोशन कर रहा था। वो वेस्टलैंड में आर्मर्ड सोल्जर्स और अनगिनत लाशों की तरफ तेजी से गिरा और उस एंट्रेंस एरिया की ओर बढ़ा जहां एल्बस और वानाक थे। मीटियर तेजी से और तेजी से गिरा, जल्द ही साउंड की स्पीड को पार कर गया। थोड़ी दूर पर जूली एक स्लिट लोकट ड्रेस पहने, लालटेन पकड़े हुए, बर्फीले स्टेप्स की मदद से हवा में खड़ी थी। अपने लेफ्ट हैंड में एक सैफायर रिंग के साथ उसने नीचे की ओर एक आर्क बनाया और उस जगह की तरफ पॉइंट किया जहां वानाक और एल्बस थे। सन ऑफ अ बिच। मोरोरा में एंटर करने के बाद पहली बार एल्बस ने अपने माइंड में अनकंट्रोलेबली गाली दी। क्या उसे अभी तक डिवाइन डिसेंट इन्वोक नहीं करना चाहिए था? क्या वो डिवाइन डिसेंट की स्टेट में नहीं है? ये 101 कैसे समन कर सकती है? मोरोरा के रूल्स का क्या? 001 का क्या? क्या कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए? ये एक डेमोनेस ऑफ कैटास्ट्रॉफी की एबिलिटी है, और इस डेमोनेस की आंखों पर पट्टी भी नहीं बंधी है। समथिंग इज रॉन्ग। हालांकि मीटियर उस लेवल तक नहीं पहुंचा था जो एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सके या एक डेमोनेस ऑफ कैटास्ट्रॉफी की ट्रू पावर हो, फिर भी एल्बस ने उस मोमेंट पर असली डर फील किया। एंसेस्टर द्वारा रीबिल्ड रेड ऑफ वॉर के मेंबर के रूप में वो अपनी पावर को किंग ऑफ एंजल्स की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर सकता था, बदले में कुछ पावर शेयर कर सकता था और मिले हुए डैमेज का कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। हालांकि मोरोरा में 001 को सील करने के कोर एरिया के भीतर ये स्पेशल इंट्रैक्शन काफी वीक हो गया था। एल्बस ज्यादा से ज्यादा टेम्पररी तौर पर सीक्वेंस 4 पावर्स और कुछ वीक हायर एबिलिटीज का यूज कर सकता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा डैमेज का केवल 1/3 ही ट्रांसफर कर सकता था। अब भले ही वो आधे या 2/3 डैमेज को ट्रांसफर कर सकता, बचा हुआ पार्ट अभी भी उससे ज्यादा होता जितना उसका करंट बॉन्डिंग बॉडी बर्दाश्त कर सकता था। अगर मीटियर इंस्टेंटली गिर जाता, तो एल्बस पहले ही एक झुलसी हुई लाश में बदल चुका होता। एक ब्लैक ब्लाइंडफोल्ड पहने हुए वो थोड़ा पीछे झुका, उसके बाल रेड फ्लेम्स के साथ जल उठे जो उसकी पीठ तक फैल गए। उसकी स्किन के नीचे उसकी हड्डियां और फ्लैश
हल्के से एक आयरन ब्लैक ह्यू के साथ ग्लो कर रहे थे। इसके बाद वो एक चमकते हुए सफेद फ्लेम स्पीयर में बदल गया और दोनों आयरन पपेट्स को तेजी से राइट साइड ले गया। उसने रेड एंजल की पावर उधार ली थी। प्लान ये था कि पहले मीटियर के इम्पैक्ट जोन से बचा जाए, फिर एंसेस्टर के डैमेज शेयरिंग, अपने टेम्परेरी मेटल ट्रांसफॉर्मेशन और 2 आयरन पपेट्स को शील्ड के रूप में यूज करके बाद के इम्पैक्ट से बचा जाए। हाँ, एल्बस आयरन पपेट्स को इसलिए नहीं लाया था क्योंकि वो उनका शौकीन था या इसलिए कि वो अपनी आंखें नहीं खोना चाहता था। उन्होंने बेहतरीन शील्ड्स बनाई। प्राइमरी टारगेट के रूप में वानाक ने एल्बस जैसा ही चॉइस किया, लेकिन आयरन पपेट्स के फाइनल प्रोटेक्शन के बिना, और वो अपने चारों ओर इनविजिबल वेब्स की लेयर से हिंडर हो गया था। जैसे ही वेब के स्ट्रैंड्स विजिबल हुए और ग्रेश व्हाइट में बदल गए, वानाक का चमकता हुआ सफेद फ्लेम स्पीयर धीमा हो गया। बैंग! चमकता हुआ मीटियर वानाक के करीब 10 मीटर पीछे जमीन से टकराया। बूम! उड़ती हुई धूल, तेज लपटें और भयानक शॉकवेव्स ने वानाक को अपनी चपेट में ले लिया। मोरोरा के सबसे डेंजरस पर्सन की मेटल कलर्ड बॉडी तुरंत क्रैक हो गई और एक झुलसी हुई लाश में बदल गई। एल्बस, जो कुछ दूरी पर भाग गया था, रशिंग शॉकवेव द्वारा सफेद फ्लेम स्पीयर से टकराया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। एक क्लैंगिंग साउंड के साथ पहला आयरन पपेट, जो एक शील्ड के रूप में काम कर रहा था, जल्दी से डेंट हो गया और आंशिक रूप से बिखर गया, तुरंत अपना पपेट जैसा फील खोकर स्क्रैप मेटल बन गया। इसके बाद दूसरे आयरन पपेट को गंभीर डैमेज हुआ और फिर एल्बस मेडिची, जो फ्लेम स्पीयर स्टेट से बाहर आया, ने मुंह भरकर जलता हुआ खून थूका। उसकी मेटलाइज्ड बॉडी को डैमेज हुआ था। ये न जानते हुए कि वो कहाँ टेलीपोर्ट हुआ है, ल्यूमियन ने पहले एक्सप्लोजन सुना, फिर अपने से टकराती हुई टैंजिबल शॉकवेव को फील किया, जिसके बाद जलती हुई लपटें आईं। ब्रास ईयरप्लग से नॉलेज न ले पाने के कारण उसके कान कुछ समय के लिए बहरे हो गए थे। उसकी पूरी बॉडी बाहर फेंक दी गई थी, लेकिन शॉकवेव की इंटेंसिटी उस लेवल तक गिर गई थी जिसे एक रीपर बर्दाश्त कर सकता था। जहां तक शॉकवेव द्वारा ले जाई गई लपटों की बात है, वे केवल कपड़ों, पट्टियों और बालों को जला सकती थीं। उसकी बॉडी को शायद ही कोई सिग्निफिकेंट बर्न हुआ हो और उसकी फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी द्वारा उन्हें जल्दी से बुझा दिया गया था। थुआ! ल्यूमियन भारी तरीके से लैंड हुआ। उसके हाथ से कार्बाइड लैंप लगभग छूट ही गया था। उसके चेहरे पर जली हुई पट्टियां गिर गईं, लेकिन फॉर्चुनेटली उसने अपनी आंखें बंद रखीं। उसी समय ल्यूमियन ने अपने राइट हैंड में एब्सेस्ड हैंड की हेडलेस लाश और अपने लेफ्ट हैंड में सड़ते हुए सिर को एजिटेटेड होते हुए फील किया, जिनमें से प्रत्येक भयानक फोर्स के साथ अपनी बॉडी को दूसरे की तरफ खींच रहा था। ल्यूमियन ने उन्हें नहीं रोका, इसके बजाय उसने अपनी ग्रिप ढीली कर दी। उसने एक बार फिर अपने राइट शोल्डर पर ब्लैक मार्क को एक्टिवेट किया और अपनी करंट सेंसिंग रेंज की लिमिट तक टेलीपोर्ट हो गया। उसे एब्सेस्ड हैंड के मर्ज होते पार्ट से खुद को दूर करने की जरूरत थी, ताकि वो अटैक का पहला टारगेट बनने से बच सके, वरना वो खुद को घिरा हुआ और अटैक पा सकता था। टेलीपोर्टेशन डेस्टिनेशन चुनते समय ल्यूमियन ने जानबूझकर इम्पैक्ट जोन और उस जगह से परहेज किया जहां से जूली की आवाज आई थी। घने धुएं के एनवायरनमेंट में ल्यूमियन का फिगर गायब हो गया और एब्सेस्ड हैंड के 2 सड़ते हुए पार्ट्स एक दूसरे की तरफ बढ़े। हेडलेस लाश ने अपने इकलौते हाथ से उलझे बालों वाले सिर को पकड़ा और अर्जेंटली उसे अपनी गर्दन पर रख दिया, लेकिन इस प्रयास को किसी फोर्स द्वारा हिंडर किया गया, जैसे कि अंडरग्राउंड मौसोलियम में एक अनस्पोकन रूल हो कि सिर और बॉडी को अलग रहना चाहिए। बेशक इस ऑब्स्ट्रक्शन ने सिर को दोबारा जुड़ने से पूरी तरह नहीं रोका, इसने केवल डिफिकल्टी को बढ़ा दिया और रीअसेंबली प्रोसेस को धीमा कर दिया। दूसरी तरफ उठती हुई लपटें और बिखरी धूल थोड़ी शांत हो गईं। जूली ने बर्फीले स्टेप्स पर खड़े होकर देखा कि वानाक अपनी लाइफ फोर्स खो चुका है और उसकी पूरी बॉडी पर गहरे क्रैक्स और झुलसे हुए निशान हैं। उसने शांति से राहत की सांस ली। वानाक हमेशा से उसका सबसे ड्रेडेड अपोनेंट रहा था। उसे पछतावा था कि ल्यूमियन जल्दी भाग गया, जिससे वानाक को मिलकर मारने का चांस मिस हो गया। तभी वानाक की झुलसी हुई बॉडी हिली। मोरोरा का सबसे डेंजरस पर्सन ऊपर कूदा। उसकी आंखों के सॉकेट्स में 2 डार्क रेड फ्लेम्स जल रही थीं। वो एक अनडेड क्रिएचर बन गया था। वानाक के लिए, जो 001 का एक स्पेशल पपेट था, जिंदा रहने या एक अनडेड के रूप में एग्जिस्ट करने में बहुत कम डिफरेंस था। इसके अलावा एक अनडेड के रूप में वो एडिशनल पावर्स का यूज कर सकता था। उसने अपनी बाहें फैलाईं, अपना सिर थोड़ा पीछे झुकाया और एक बैटल क्राई जैसी दहाड़ मारी। अचानक जूली का पकड़ा हुआ लालटेन बुझ गया और लाशों के पहाड़ के चारों ओर की लपटें बुझ गईं। केवल एल्बस के हाथ का लालटेन और ल्यूमियन का पकड़ा हुआ कार्बाइड लैंप, जो उनकी हंटर पावर से प्रोटेक्टेड थे, फ्लिकर कर रहे थे लेकिन जलते रहे। डार्कनेस वापस आ गई, लेकिन जूली को अपनी चपेट में लेने में फेल रही। नथिंग। आखिरी आयरन पपेट को अपनी आंखों के रूप में यूज करते हुए एल्बस इस सीन को देखकर अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। क्या वो सैफायर रिंग जूली को अंडरग्राउंड मौसोलियम के डार्क कोरोजन और डिसोल्यूशन से प्रोटेक्ट कर सकती है? इसका कोई सेंस नहीं बनता। भले ही ये कर सकती थी, जूली ने पहले लालटेन क्यों कैरी किया हुआ था? हमें मिसलीड करने के लिए।
और वहाँ एक डेमोनेस ऑफ कैटास्ट्रॉफी की एबिलिटी नहीं होनी चाहिए, भले ही वो एक वीकेंड वर्जन हो। समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग। इस मोमेंट पर जूली ने एक लो सोल स्क्रैचिंग लाफ निकाली और अपने लेफ्ट हैंड से दोबारा स्काईवर्ड पॉइंट किया। ऊपर के अंधेरे में हल्की रोशनी दिखाई दी क्योंकि शार्प आइसिकल्स बने जो वेस्टलैंड की तरफ एक स्टॉर्म की तरह बरसने लगे, जिनका टारगेट वानाक, एल्बस और ल्यूमियन थे। वानाक फिर से दहाड़ा। यह एक बैटल ड्रम की तरह था जो जूली के दिल पर लगा और उसे कुछ समय के लिए स्टिफ कर गया। इसके बाद हेवन और अर्थ को जोड़ने वाला एक टॉर्नेडो बना जिसने सभी आइसिकल्स को समेट लिया और जूली की तरफ रिवर्स कर दिया। उस मोमेंट पर चाहे वो अपनी आंखें बंद किए हुए ल्यूमियन हो, अपनी आंखें ढके हुए एल्बस हो या नॉर्मल विजन वाले जूली और वानाक हो, उन सभी ने दुनिया को हिलते हुए फील किया और अपने चारों ओर के वॉइड की चरमराती आवाज सुनी। एब्सिस्ड हैंड की सड़ती हुई लाश ने आखिरकार अपना सिर अपनी गर्दन से दोबारा जोड़ लिया था। 832 रियूनियन। ब्लू ब्लैक लाश की गर्दन और सिर पर सड़ते हुए फ्लैश के टुकड़े आपस में रेंगने और दोबारा मर्ज होने लगे। ऐसा फील हो रहा था जैसे पूरी दुनिया हिलने लगी हो और उनके चारों ओर का वॉइड चरमरा रहा हो। बैंग बैंग बैंग। ऐसा लग रहा था जैसे वॉइड के बाहर से कोई चीज जोर जोर से मार रही हो, अंदर आने की कोशिश कर रही हो। क्रैक। दूर से एक अजीब एथीरियल टूटने की आवाज आई जिसने ल्यूमियन के कानों को चीर दिया। क्या हैंडब्रो अंदर आने और अपनी बॉडी के साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या टूटने की आवाज इस बात का साइन है कि सील टेम्परेरी रूप से टूट गई है? ल्यूमियन, जिसकी आंखें अभी भी कसकर बंद थीं, केवल सुनी गई आवाजों और महसूस की गई मूवमेंट से अंदाजा लगा सकता था। जैसे ही ये थॉट्स उसके माइंड में आए, उसने कई मीटर दूर से एक आयरन पपेट की मेटालिक स्क्रैपिंग आवाज सुनी। असेंबल्ड लाश के पास स्पेस कांच की तरह क्रैक हो रहा है। ये एल्बस था जो ल्यूमियन को वो बता रहा था जो उसने आयरन पपेट के जरिए देखा था, और वो डिटेल जो उसने सोचा कि सबसे इंपॉर्टेंट थी। देखने में असमर्थ होने के कारण ल्यूमियन एल्बस के पास टेलीपोर्ट हो गया था। उसे इम्पैक्ट जोन और जूली की लोकेशन से बचना था और साथ ही एब्सेस्ड हैंड की लाश से भी दूर रहना था। चॉइसेस लिमिटेड थीं, जिससे एल्बस के साथ एनकाउंटर होना लगभग तय था। कांच की तरह क्रैक होना। एल्बस का डिस्क्रिप्शन सुनकर ल्यूमियन को अचानक एक रियलाइजेशन हुआ। वो जूली के कॉन्फिडेंस के डिस्प्ले और उसके द्वारा क्रिएट की गई भयानक हलचल से हैरान था। उसे फील हुआ कि अगर वो टाइम पर वहां से टेलीपोर्ट नहीं हुआ होता तो वो निश्चित रूप से ऐसे अटैक से मर जाता। ये जूली की स्ट्रेंथ के उसके असेसमेंट से ज्यादा था, जिससे उसे शक हुआ कि वो डिवाइन डिसेंट की स्टेट में थी, हालांकि ये क्लियरली उस तरह से नहीं दिख रहा था। अब ल्यूमियन के पास एक धुंधला गेस था। जमीन के इंटेंस हिलने के बीच एल्बस ने आयरन पपेट की आवाज का यूज करना बंद कर दिया और सीधे बोला, क्या तुम्हें लगता है कि ये एक मिरर के टूटने जैसा दिखता है? एक मिरर? हाँ। ल्यूमियन तुरंत सिचुएशन को समझ गया। ये मिरर वर्ल्ड है। ये 001 के चारों ओर के उस स्पेशल मिरर वर्ल्ड का एक एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन है। जूली और सेलेस्टे के अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक ट्रैप सेट किया। लाशों के पहाड़ के एंट्रेंस पर मिरर वर्ल्ड का एक एंट्रेंस क्रिएट किया। इसलिए चाहे वो वानाक हो, एल्बस हो या वो खुद हो, किसी ने भी दोनों डेमोनेसिस को नहीं देखा जब उन्होंने कॉरिडोर में झांका, बल्कि एंटर करने के बाद उन पर अटैक किया गया। डेमोनेस ऑफ ब्लैक ने फ्रैंका को बताया था कि डेमोनेस सेक्ट ने कभी उस स्पेशल मिरर वर्ल्ड को कंट्रोल किया था। 4 एम्पर्स के वॉर के बाद कुछ कंट्रोल खो दिया और पेल डिजास्टर के बाद ये और कम हो गया। इस मोमेंट पर जूली ने निश्चित रूप से प्राइमोडियल डेमोनेस द्वारा छोड़े गए डिवाइन आर्टिफैक्ट को पहना होगा, जिसके पास वेरियस स्पेशल पावर्स हैं। इनमें से एक इस स्पेशल मिरर वर्ल्ड की पावर का लिमिटेड यूज हो सकता है। स्पेशल मिरर वर्ल्ड के सपोर्ट के साथ वो ऐसा भयानक अटैक लॉन्च कर सकती थी। अगर मेरा गेस सही है और ये सच में मिरर वर्ल्ड है, ल्यूमियन ने दुनिया का हिलना फील किया, वॉइड के टूटने की आवाजें सुनी और जूली और वानाक द्वारा एब्सेस्ड हैंड की लाश पर अटैक करने से हुई हलचल को सुना। उसने अचानक अपना सिर एल्बस की तरफ घुमाया। उसने गहरी आवाज में पूछा, क्या जूली की आंखों पर पट्टी बंधी है? नहीं, एल्बस ने मजबूती से जवाब दिया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ल्यूमियन ने डिसाइसिवली अपनी आंखें खोल दी। अगर ये सच में मिरर वर्ल्ड था तो आंखों के जरिए 001 की पावर के लीक होने और एक करस्पॉन्डिंग मिरर पर्सन क्रिएट होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, जो कि सॉइल की मिस्टिकल विंडो है। अगले ही सेकंड सीन ल्यूमियन के विजन में भर गए। लोहे जैसी काली आर्मर में गिरे हुए सोल्जर्स तिनके की तरह पड़े थे। कई सौ मीटर साइड में लाशों का पहाड़ था। जूली अपने पैरों के पास एक बिना जले हुए लालटेन के साथ बर्फीले स्टेप्स पर खड़ी थी और वानाक की आंखों के सॉकेट्स में डार्क रेड फ्लेम्स जल रही थीं। इस मोमेंट पर जूली और वानाक दोनों ने एब्सेस्ड हैंड की ब्लू ब्लैक लाश को प्राइमरी टारगेट के रूप में देखा और अटैक्स के राउंड लॉन्च किए। उनके लिए वो एक दूसरे ल्यूमियन या एल्बस से ज्यादा डेंजरस लग रही थी। इंडीड। एल्बस की आवाज में हंसी का एक हिंट था। जब ल्यूमियन ने उसकी तरफ देखा तो उसने इसे छुपाए बिना राहत की सांस भी ली।
ल्यूमियन के थॉट्स तेजी से दौड़े। वो तुरंत समझ गया कि एल्बस का इंडीड से क्या मतलब था। ये आदमी भी गेस कर रहा था कि ये मिरर वर्ल्ड है, लेकिन श्योर नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसने मुझे वेरीफाई करने के लिए अपनी आंखें खोलने के लिए एनकरेज किया। डैम इट, ये कितना चालाक है। अच्छा हुआ कि आंखें खोलने से पहले मैं श्योर था। ल्यूमियन की नज़र में एल्बस ने रेड पैटर्न्स वाली अपनी ब्लैक जैकेट और जलती हुई लपटों जैसे बालों के साथ अपनी जली हुई आंखों की पट्टी हटाई और हंसा। कोई आश्चर्य नहीं कि वो डेमोनिस एक जला हुआ लालटेन ले जा रही थी, ताकि हमें ये न लगे कि ये मिरर वर्ल्ड है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसका लालटेन बुझ गया तो कुछ नहीं हुआ। सच में इंसीडियस है। क्या तुम कोई कम इंसीडियस हो? ल्यूमियन ने ठीक उसी समय जवाब दिया जब एब्सेस्ड हैंड की लाश में एक अचानक चेंज आया। आसपास का वॉइड इस तरह क्रैक हुआ जैसे किसी मुक्के से कांच पर मारा गया हो। घने सफेद क्रैक्स बाहर की ओर फैल गए, जो बाद में विरल और ट्रांसपेरेंट हो गए। क्रैक, घने सफेद क्रैक्स का क्लस्टर बिखर गया और एक सड़ता हुआ मवाद टपकता हुआ ब्लू ब्लैक सूजा हुआ हाथ उड़कर अंदर आया। एब्सेस्ड हैंड आखिरकार बैरियर्स को तोड़कर यहाँ पहुंच गया था। जैसे ही ये दिखाई दिया, इसने खुद को सीधे कटी हुई कलाई पर रखने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल का यूज किया। ये देखकर जूली को एक स्ट्रॉन्ग अनहोनी का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने लेफ्ट हैंड की सैफायर रिंग से एक हल्की रोशनी निकलने दी। इसके बाद उसने अपने हाथ नीचे गिराए और फिर उन्हें नीचे से ऊपर उठाया। जमीन हिंसक रूप से हिल गई और एब्सेस्ड हैंड की ब्लू ब्लैक लाश के नीचे जल्दी से एक छोटा वोल्केनो बन गया, जिससे रेड व्हाइट लावा और धूल के बादल निकलने लगे। इसने तुरंत ब्लू ब्लैक सड़ती हुई लाश को अपनी चपेट में ले लिया, उसके फ्लैश को पिघला दिया और उसे वॉल्केनिक रॉक के भीतर सॉलिडिफाई करने का प्रयास किया। वानाग, जिसकी आंखों के सॉकेट्स में डार्क रेड फ्लेम्स थीं, उसकी भौहों से धीरे धीरे खून बह रहा था, जो एक अजीब पैटर्न में बदल रहा था। जैसे ही ये चेंज हुआ, वानाक ने अपना राइट हैंड उठाया। जमीन पर लेटे हुए लोहे जैसी काली आर्मर वाले मरे हुए सोल्जर्स फिर से खड़े हो गए। उनकी आंखों के सॉकेट्स पीली या डार्क रेड फ्लेम्स के साथ दोबारा जल उठे। वानाक ने फिर लगभग पूरी तरह से एक ग्रीन फ्लेम स्पेयर बनाया, जिसमें चमकते हुए सफेद रंग का एक हिंट था, और उसे भयंकर लावे में स्ट्रगल कर रही ब्लू ब्लैक लाश पर फेंक दिया। मरे हुए सोल्जर्स ने भी ऐसा ही किया। चमकते सफेद फ्लेम स्पीयर्स बनाए, वानाक के एक्शन की नकल की और उन्हें टारगेट पर फेंक दिया। स्वूश, स्वूश, स्वूश। फ्लेम स्पीयर्स ने लगभग आधा आसमान ढक दिया। ये देखकर एल्बस एंट्रेंस की तरफ बढ़ा और ल्यूमियन साइलेंटली उसके पीछे हो लिया। जल्द ही फ्लेम स्पीयर्स ने एब्सेस्ड हैंड की ब्लू ब्लैक लाश को कवर कर लिया, उसे सड़ते हुए फ्लैश के अनगिनत छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ये टुकड़े जल उठे और रेड व्हाइट लावे में गिर गए। अचानक लावे का एक पार्ट अनएक्सपेक्टेड रूप से धंस गया और जलता हुआ सड़ता हुआ फ्लैश एक इनविजिबल फोर्स द्वारा खींचा हुआ सा लगा, जो आपस में इकट्ठा होने लगा। पलक झपकते ही लावे और लपटों के बीच वो ब्लू ब्लैक लाश दोबारा दिखाई दी। उसकी सरफेस पर सड़ता हुआ फ्लैश लपटों के साथ टुकड़ों में छिल गया, जिससे ताज़ा वाइब्रेंट फ्लैश और पीली स्किन दिखाई दी, जो उतनी ही हेल्दी थी जैसे उसने लंबे समय से सनलाइट न देखी हो। जूली और वानाक के अटैक्स कंटिन्यू रहे, जिसमें तोप के गोलों जैसे ओले, ब्लैक फ्लेम्स, लाइटनिंग स्ट्राइक्स और उड़ते हुए फायरबॉल्स शामिल थे, लेकिन डैमेज एब्सेस्ड हैंड की कंप्लीट बॉडी के दोबारा असेंबल होने और हीलिंग की स्पीड का मुकाबला नहीं कर सका। कुछ सेकंड के भीतर एब्सेस्ड हैंड के चेहरे की झुलसी हुई स्किन और सड़ता हुआ फ्लैश भी गिर गया, जिससे एक डेलिकेट हैंडसम चेहरा दिखाई दिया। घनी लंबी काली पलकें फड़फड़ाईं और कोमल पीली पलकों के नीचे आंखें धीरे धीरे हिलने लगीं। चाहे वो जूली की तरह डेमोनिसिस के सर्कल में रह रहे हों, ल्यूमियन की तरह अक्सर डेमोनिसिस से डील कर रहे हों, या गहराई से जुड़े एल्बस मेडिची हों, और साथ ही विशिष्ट रूप से कंडीशन किए गए वानाक हों, उन सभी ने इस मोमेंट पर अपनी सांसें रोक लीं, जो उस इंडिस्क्राइबेबल ब्यूटी से थोड़ी देर के लिए मंत्रमुग्ध हो गए थे। ये एक परफेक्ट टाइमलेस आर्ट के पीस की तारीफ करने जैसा था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके बाल विजिबली बढ़ रहे थे, पिछले इंजरी तेजी से हील हो रही थीं, और कंज्यूम स्पिरिचुअलिटी इस तरह दोबारा भर रही थी जैसे किसी रेनस्टॉर्म ने कई इवेपोरेटेड झीलों को भर दिया हो। उन्होंने देखा कि उस फ्लॉलेस लेकिन थोड़े फेमिनिन चेहरे पर हाई नोज ब्रिज के नीचे ठीक तरह के लिप्स थोड़े अलग हुए, जिससे साफ सफेद दांत दिखाई दिए। पूरी तरह से सफेद लेकिन क्लियरली मस्कुलर और परफेक्टली प्रोपोर्शन बॉडी पूरी तरह से एक्सपोज्ड थी। एब्सेस्ड हैंड की टांगों के बीच जो था, उसे देखकर जूली ने इंस्टिंक्टिवली थूक निकला, अपना राइट हैंड भींच लिया। वो परफेक्ट बॉडी थोड़ी पीछे झुकी जैसे कुछ दर्द में हो। उसकी चेस्ट फूलने लगी, उसका नीचे का रीजन तेजी से सिकुड़ने लगा और उसकी बॉडी की लाइन सॉफ्ट हो गई। वो लगातार सुंदर होता गया, परफेक्शन की लिमिट के करीब पहुंच रहा था। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, जैसे सक्सीड होने के लिए कोई क्रूशियल एलिमेंट मिसिंग हो। इस ठहराव का फायदा उठाते हुए एल्बस उस स्टनिंग ब्यूटी के शॉक और इमर्शन से बाहर निकला। उसने अपने मुंह के आसपास की दाढ़ी को छुआ, उसे लपटों से जला दिया और ल्यूमियन को देखकर थोड़ा सा मुंह बनाया। तुमने किस तरह का मॉन्स्टर एक साथ जोड़ दिया है?
ल्यूमियन बमुश्किल खुद को संभालते हुए हंसा। मुझे भी नहीं पता। एल्बस कुछ समय के लिए स्पीचलेस हो गया। ल्यूमियन की नज़र एब्सेस्ड हैंड की कंप्लीट लाश पर टिकी रही। इंडीड, वो एक ब्रो था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो एक सिस्टर में बदल रहा था। लेकिन अगर ये चेंज बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण है, जैसे कि एक विच की, तो जेंडर फिक्स होना चाहिए, न कि डेथ के बाद वापस मेल में बदलना और फिर रिसरेक्शन पर फीमेल में बदल जाना। ये करप्शन जैसा ज़्यादा फील होता है। उसे मार दिया गया था और टुकड़ों में सील कर दिया गया था, इससे पहले कि करप्शन उसकी बॉडी को पूरी तरह से चेंज कर पाता। उसके दोबारा असेंबल होने, रिवाइवल और करप्शन की वापसी को रोकने के लिए। अब उस करप्शन को उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने से क्या रोक रहा है? क्या ये करप्शन के सोर्स के साथ कोई इश्यू है या मोरोरा के बारे में कुछ स्पेशल है? जैसे ही ल्यूमियन ने अपने लिमिटेड मिस्टिकल नॉलेज के बेस पर कुछ गैस किए, उसने देखा कि एब्सेस्ड हैंड की सफ़ेद पलकें फड़फड़ाईं और धीरे से खुल गईं। उन्होंने क्रिस्टलाइन स्कारलेट आंखों की एक सुंदर जोड़ी रिवील की। 833 एक्टिवेशन। ल्यूमियन और बाकी सभी लोग उन सुंदर क्रिस्टलाइन आंखों से पूरी तरह अट्रैक्ट हो गए थे। ऐसा फील हो रहा था जैसे उनकी आत्माएं उस स्कारलेट की गहराइयों में खिंची जा रही हों। लेकिन वे आंखें जल्द ही इरेशनल रेज, मैडनेस और केओस से भर गईं, जिससे उनके कोर में एक इंडिस्क्राइबेबल खालीपन का वॉर्टेक्स बन गया। इसने इसे देखने वाले सभी लोगों को एक गहरा डिस्कम्फर्ट फील कराया, जैसे कि कोई फ्लॉलेस ऑब्जेक्ट अचानक क्रैक हो गया हो। जैसे ही ल्यूमियन उस ट्रांस से बाहर निकला, उसने एब्सेस्ड हैंड की स्कारलेट आंखों को खुद पर फोकस करते हुए देखा। इसने सबसे पहले अपने कॉन्ट्रैक्टी को नोटिस किया था। उसने बिना किसी हेजिटेशन के एक रूथलेस, ब्लडथर्स्टी इम्पल्स दिखाया। ल्यूमियन का दिल एक पल के लिए रुक गया और उसकी बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। डैम, ये सबसे पहले मुझ पर ही अटैक करने वाला है। ल्यूमियन ने मिरर वर्ल्ड में लाशों के पहाड़ की साइड में टेलीपोर्ट होने की तुरंत तैयारी की, ताकि वो एब्सेस्ड हैंड से होने वाले आसान अटैक से बच सके। उसे फील हुआ कि ये अनफेयर था। वो केवल देख रहा था और उसने हैंड ब्रो के दोबारा असेंबल होने में इंटरफेयर करने की कोशिश भी नहीं की थी। फिर भी उसे टारगेट किया जा रहा था। असली कल्प्रीट्स तो जूली और वानाक थे, और मैंने तुम्हारी बॉडी को इकट्ठा करने के लिए इतनी मुसीबत उठाई। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम मुझे थैंक यू कहो, लेकिन कम से कम मुझे सबसे पहले तो मत मारो। ल्यूमियन ने अपने हंटर इंस्टिंक्ट्स और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अपने राइट शोल्डर पर ब्लैक मार्क को एक्टिवेट करते हुए मन ही मन शिकायत की। इस मोमेंट पर जूली और वानाक दोनों ने सेंस किया कि वो बॉडी जो एक सड़ते हुए कचरे से परफेक्शन के करीब ट्रांसफॉर्म हुई थी, अब और भी ज़्यादा डेंजरस हो गई थी। ल्यूमियन पर एब्सेस्ड हैंड के फोकस का फ़ायदा उठाते हुए उन दोनों ने अपने सबसे पावरफुल और इफेक्टिव अटैक्स तैयार किए। जूली ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया और स्काई की तरफ पॉइंट किया। ऊपर आसमान में काले बादल एक तेज हवा के चलने से एक मैसिव वॉर्टेक्स में घूमने लगे। वॉर्टेक्स के सेंटर में एक लोहे जैसा काला मीटियर शेप लेने लगा, जो भारी और अशुभ था। एब्सेस्ड हैंड का गेज ल्यूमियन के गायब होते फिगर से जूली की तरफ शिफ्ट हो गया। उन क्रिस्टलाइन स्कारलेट आंखों में स्लिट ड्रेस में जूली का फिगर रिफ्लेक्ट हुआ, जिसके बाद एब्सेस्ड हैंड द्वारा अपनी सफ़ेद हथेली उठाने की इमेज आई। वह हाथ एक मुट्ठी में भींच गया। जूली की गर्दन से एक क्रैकिंग साउंड आई, जो विजिबली अंदर की तरफ धंस गई। क्रैक क्रैक। उसकी बॉडी पर लगे मिरर्स बिखर गए, लेकिन वो अपनी इस मुसीबत से बच नहीं सकी। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ तैरने लगी। उसका चेहरा दर्द से मरोड़ रहा था, जैसे कोई उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा रहा हो। उसके हाथ इंस्टिंक्टिवली पीछे खिंचे और उसने उस इनविजिबल हाथ को खोलने की कोशिश की जो उसका गला घोंट रहा था। बन रहा लोहे जैसा काला मीटियर बिखर गया, हवा रुक गई और बादल छट गए। ल्यूमियन, जो अभी अभी लाशों के पहाड़ की साइड में दिखाई दिया था, उसने ये देखा और जेन्युइनली एब्सेस्ड हैंड के टेरर पर हैरान रह गया। अगर ऐसा बाहर हुआ होता तो मैडम मैजिशियन को एक सेफगार्ड के रूप में रखे बिना इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना सुसाइड होता। इस मोमेंट पर ल्यूमियन को राहत का एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कि उसके भीतर की कोई इनविजिबल बेड़ी टूट गई हो। उसने पैक्ट पूरा कर लिया था और अब उसे गॉडहुड एक्वायर करने से रोका नहीं जा सकता था। ल्यूमियन की नज़र जूली पर गई, जिसका मुंह खुल रहा था और उसका चेहरा ब्लू और पर्पल के डार्क शेड में बदल रहा था। वो कंफ्यूजन में थोड़ा झल्लाया। सेलेस्टे कहाँ है? मिरर वर्ल्ड में इंट्रूडर्स को ब्लॉक करने और इंटरफेयर करने के लिए जूली रिस्पॉन्सिबल है। क्या सेलेस्टे 001 को टारगेट कर रही है? उसके थॉट्स तेजी से दौड़े जब उसने एल्बस मेडिची की तरफ देखा, जो अब कई सौ मीटर दूर था। ये आदमी भी सस्पिशियस है। वो अंडरग्राउंड टॉम में आयरन पपेट्स को इन्फ्लुएंस और यूज कर सकता था। वो जूली और सेलेस्टे के यहाँ एंटर करने और एक्शन लेने तक का वेट क्यों कर रहा था? क्या वो कुछ तैयार कर रहा था, या उसे डर था कि वो वानाक के पार नहीं जा पाएगा, इसलिए वो एक क्योटिक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था? जैसे ही जूली की आंखें बाहर निकलने लगीं और उसने अपनी सैफायर रिंग की पूरी पावर को अनलीश करने का डिसीजन लिया, मिरर वर्ल्ड एक बार फिर हिंसक रूप से हिल गया और चारों ओर क्लियर क्रैक्स दिखाई देने लगे। उन क्रैक्स के भीतर से लगभग इनविजिबल लपटें निकलीं और रिसने लगीं। एक इंस्टेंट में स्काई और ग्राउंड जलने लगे।
ल्यूमियन को अचानक सबमिट करने की एक इच्छा फील हुई। उसकी बॉडी इंस्टिंक्टिवली उन लगभग इनविजिबल फूलों जैसी लपटों और पिघलती हुई अर्थ, रॉक्स और वॉइड से बच रही थी। उसे रियलाइज हुआ कि जलने वाले डैमेज के खिलाफ उसका रेजिस्टेंस इन लपटों के सामने बेकार था। कांटेक्ट होने पर वो निश्चित रूप से राख में बदल जाएगा। उसी समय उसकी राइट हथेली असहनीय रूप से गर्म हो गई और उसके भीतर एक हिंसक, क्रेज्ड ऑरा उमड़ पड़ा, जो अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट मार्क के रेस्ट्रिक्शंस की बर्फीली डेडली स्टिलनेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ब्लड एम्परर एलिस्टा ट्यूडर का बचा हुआ ऑरा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका था, कंप्लीटली ट्रिगर हो गया था। इसने ल्यूमियन को एक ओवर इन्फ्लेटेड बैलून जैसा फील कराया जो अपनी लिमिट तक पुश हो गया हो और अभी भी उसमें हवा भरी जा रही हो। वह दर्द असहनीय था। एब्सेस्ड हैंड के चारों ओर का एरिया, जहां मिरर क्रैक सबसे ज्यादा थे और लपटें सबसे घनी थीं, एक जलता हुआ हेल बन गया। उसका सिर नीचे झुक गया और जूली की गर्दन को भींच रहे हाथ की पकड़ ढीली हो गई। इस चेंज को देखने और एक इंडिस्क्राइबेबल दर्द को फील करने के दौरान ल्यूमियन को 001 सीलिंग इंफॉर्मेशन का एक पैसेज याद आया। सीक्वेंस 5 को पार करने वाली स्ट्रेंथ वाले बियॉन्डर्स का पास आना फॉरबिडन है। वार्निंग, सीक्वेंस 5 को पार करने वाली स्ट्रेंथ वाले बियॉन्डर्स का पास आना फॉरबिडन है। अब दोबारा असेंबल और रिवाइव हुए एब्सेस्ड हैंड के पास क्लियरली स्ट्रॉन्ग गॉडहुड था। 001 ने एक डेमीगॉड लेवल के बियॉन्डर की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लिया था और वो जबरदस्ती मिरर वर्ल्ड के बैरियर को तोड़ रहा था। मेरा ब्लड एम्परर मार्क 001 के ऑरा से स्टिम्युलेट हुआ और अनकंट्रोलेबली ट्रिगर हो गया। ल्यूमियन ने दर्द में सोचा, उसके थॉट्स काफी उलझे हुए थे। एल्बस मेडिची ने भी अपना सिर नीचे झुकाया, उसके जलते हुए बाल 1 इंच और बढ़ गए। जूली बर्फीले स्टेप्स के टॉप पर गिर गई, आखिरकार एक नियर डेथ स्टेट से बच गई। उसकी लंबी पीली गर्दन सूज गई थी और उस पर नीले निशान थे जिस पर गहरी खून से भरी उंगलियों के निशान छप गए थे। जूली ने सांस छोड़ी और एक बार फिर अपना लेफ्ट हैंड उठाया। वो इस चांस को सीज करना चाहती थी जब उसका एनिमी, जिसने उसे लगभग मार ही डाला था, 001 की पावर से रीस्ट्रेंड था और उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। दूसरी तरफ वानाक ने लगभग नीली लपटें जलाईं। उसने अपनी राइट हथेली आगे बढ़ाई, लपटों को एक जाइंट फायरबॉल बनाने के लिए आगे डायरेक्ट किया। फायरबॉल ने अपने चारों ओर की लगभग इनविजिबल लपटों को अट्रैक्ट किया, उन्हें लेयर दर लेयर अपनी तरफ खींचा। वानाक के पीछे उसकी अनडेड आर्मी उन क्रैक से रिसने वाली लपटों से जल उठी थी, लेकिन राख में बदलने के बजाय वे इन लपटों के साथ मर्ज हो गए और एक एक करके वानाक के फायरबॉल में उड़कर समा गए। फायरबॉल बड़ा होता गया, उसका कलर धीरे धीरे पर्पल में बदलने लगा। वानाक, जिसकी आंखों के सॉकेट्स डार्क रेड फ्लेम्स के साथ जल रहे थे, उसने अपने होंठ कसकर भींचे, वो अपनी लिमिट तक पहुंच रहा था। उसने फिर उस इनॉर्मस पेल पर्पल फायरबॉल को एब्सेस्ड हैंड की तरफ पुश कर दिया। जैसे ही फायरबॉल ने एब्सेस्ड हैंड की परफेक्ट बॉडी को टच किया, एयर फ्रिक्शन से जला हुआ एक मीटियर स्काई से नीचे गिरा। मीटियर तेजी से गिरा, सीधे उस इमोबिलाइज टारगेट से टकराया। ब्लड एम्परर के बचे हुए ऑरा के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए ल्यूमियन ने पहले लाइट का एक्सप्लोजन देखा, फिर उठती हुई धूल और आखिरकार बहरी कर देने वाला बूम सुना, जिससे जमीन हिंसक रूप से हिलने लगी। दुनिया कलरलेस और डार्क हो गई। क्या इसने काम किया? जूली ने उत्सुकता से उस एरिया की तरफ देखा जहां मीटियर गिरा था। हालांकि वो एरिया धूल, धुएं और इनविजिबल हवा से भरा था, जूली ने मिरर वर्ल्ड के साथ अपने कनेक्शन का यूज करके अपनी आंखों को मिरर्स जैसा बनाया, जो एक्सप्लोजन के कोर के सीन को रिफ्लेक्ट कर रही थी। वो परफेक्ट बॉडी टुकड़ों में उड़ चुकी थी, उसका फ्लैश या तो झुलस गया था या वेपोराइज्ड हो गया था। वहां केवल एक टूटा हुआ ब्लैक स्केलेटन खड़ा रह गया था, लेकिन उस स्केलेटन पर नया कोमल फ्लैश उग रहा था और हड्डी धीरे धीरे अपने झुलसे हुए अपीयरेंस को छोड़ रही थी। ये अभी भी नहीं मरा। वीक हुई जूली ने अपने दिल में एक भारीपन फील किया। अगले ही सेकंड जूली के माथे पर दर्द से टीज उठी, जैसे कि वहां के फ्लैश की अपनी ही कोई मर्जी हो जो उसकी स्किन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसके कान बजने लगे और उसका माइंड ऊंचे धीरे धीरे तैरते हुए स्कारलेट फ्लैग्स की इमेजेस से भर गया। उसका चेहरा दर्द से मरोड़ उठा। उसने डिफिकल्टी से सोचा, क्या 001 ने मुझे नोटिस कर लिया है? मैं अब और नहीं रोक सकती। मैं इसका पपेट बनने जा रही हूँ। जूली की बॉडी इनविजिबल वेट के नीचे आगे की तरफ झुक गई। उसकी आंखें विजिबल वेंस के साथ ब्लैक होने लगीं। उसने वेस्टलैंड में वानाक की तरफ देखा, उठती हुई धूल को देखा। उसका गेज क्रेज्ड होता गया, जो मोरोरा में पहली बार एंटर करने के समय उसकी स्टेट से मिल रहा था। अपने दांत भींचते हुए वो फुसफुसाई, मैं यहाँ के हर किसी को अपने साथ ले जाऊंगी। सेलेस्टे, बाकी सब तुम पर है। एटर्नल लव की वो फेमस लाइन याद है? स्टूपिड, अच्छे से जीना, अच्छे से जीना। जूली साइलेंटली चिल्लाई और उसकी साफायर रिंग एक ब्लाइंडिंग लाइट में फट पड़ी। वो प्राइमोडियल 1 के डिवाइन डिसेंट को इन्वोक कर रही थी। उस लाइट में जूली के माथे पर बना ब्लडी मार्क तेजी से फीका पड़ गया। उसके बाल तैरने लगे और लंबे तथा घने हो गए।
ग्रे व्हाइट कलर तेजी से उसके चारों ओर फैल गया, जिससे पूरा वेस्ट एंड ग्रे व्हाइट में बदल गया। ल्यूमियन ऐसे स्टिफ हो गया जैसे पत्थर में बदल गया हो। उसकी राइट हथेली में ब्लड एम्परर का बचा हुआ ऑरा अंतहीन बर्निंग पेन पैदा कर रहा था। उसने फिर जूली को देखा, जो ग्रे व्हाइट से ट्रांसफॉर्म होकर अचानक उसकी तरफ मुड़ी। डॉट डॉट डॉट। ट्रायर अंडरग्राउंड कैटाकॉम्स के थर्ड लेवल के एंट्रेंस पर बने सैक्रिफिशियल स्क्वायर में। फ्रांका ने आसपास की चेकिंग फिनिश कर ली थी, ये एश्योर करते हुए कि वहां कोई और प्रेजेंट नहीं था, और उसने एक मिरर मेज सेट कर दिया था। तुम अब पोशन पी सकती हो, उसने जेना की तरफ देखकर सिर हिलाया। जेना ने अपने ट्रैवलर्स बैग से जरूरी मटेरियल्स निकाले और एक क्रिस्टल ग्लास में प्लेजर पोशन मिक्स किया। बिना किसी हेजिटेशन के उसने ग्लास उठाया और उसे गटक गई। उसने खुद को बादलों पर चलने की तरह तैरते हुए फील किया। उसकी बॉडी में सुई की चुभन जैसा छोटा दर्द हुआ। उसके बाल एक अनसीन फोर्स से इन्फ्लुएंस होकर ग्रेविटी को मात देते हुए दूर तक फैल गए। जेना ने धुंधले तौर पर आसपास के अंधेरे से सांपों को रेंगते हुए ऊपर उठते हुए देखा। हर सांप के सिर पर एक अजीब आंख थी, जिससे जेना को डेंजर का एक स्ट्रॉन्ग एहसास हुआ, जैसे कि वो किसी भी सेकंड टुकड़ों में फाड़ दी जाएगी। वो हैलुसिनेशन जल्दी ही गायब हो गया और जेना को एक प्लेन व्हाइट रोब में एक धुंधली होली फिगर दिखाई दी। उस फिगर ने एक खोखली एथेरियल आवाज में सांस छोड़ी। एक वुमन के रूप में, क्या तुम जानती हो कि ये पाथ कितना डेंजरस है? मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, जेना ने आधे जागे हुए और मदहोश स्टेट में जवाब दिया। वो होली फिगर एक मोमेंट के लिए साइलेंट रही और फिर बोली, अपने मिरर सेल्फ के साथ पीस बनाओ, क्योंकि तुम दोनों हमेशा से एक ही थे। कोई और क्वेश्चन? वो फिगर फीकी पड़ने लगी, जैसे कि गायब होने वाली हो। जेना ने अचानक बोल दिया, क्या आप लेडी क्रिस्मोना हैं? आपके फादर कौन हैं? जैसे ही उसने पूछा, जेना खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी। क्या उसे ल्यूमियन और फ्रांका के साथ बकवास बातें डिस्कस करने की आदत हो गई थी? पूछने के लिए इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थीं, फिर भी उसने ऐसा इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछा। प्लेन व्हाइट रोब में वो होली फिगर एक मोमेंट के लिए साइलेंट रही और फिर बोली, मेरे फादर एलिस्टर ट्यूडर हैं। 834 डिवाइन डिसेंट। पूरी दुनिया ग्रे और व्हाइट में बदलती हुई लगी, यहाँ तक कि वानाक की बॉडी पर लगी लगभग नीली लपटें भी पत्थर में सॉलिडिफाई हो गईं। ल्यूमियन का पहला इंस्टिंक्ट अपने ट्रैवलर्स बैग में हाथ डालकर मिरर कफलिंग बाहर निकालने का था। वह 001 द्वारा मिरर वर्ल्ड के बैरियर को तोड़ने और जूली के अपनी प्रार्थना में बिजी होने से बने इस चांस का यूज करना चाहता था, ताकि वो मिरर वर्ल्ड से बचकर असली लाशों के पहाड़ पर वापस लौट सके और आने वाले डिवाइन बैटल से बच सके। उसे रियलाइज हुआ कि जूली एक डिवाइन डिसेंट के लिए प्रेयर कर रही थी, और अब प्राइमोडियल डेमोनस की पावर का एक फ्रैगमेंट नीचे उतर चुका था। ल्यूमियन इसके इन्फ्लुएंस से बच नहीं सका। उसकी बॉडी ग्रे और स्टिफ हो गई। उसकी राइट हथेली में ब्लड एम्परर के बचे हुए ऑरा का बर्निंग पेन ही इकलौती ऐसी चीज थी जो उसे मूव करने में मदद कर रही थी, जिससे वो धीरे धीरे अपने बैग में हाथ डालकर कांच जैसे कफलिंग को पकड़ सका। जैसे ही उसने अपना हाथ पीछे खींचा, इससे पहले कि वो मिरर कफलिंग को एक्टिवेट कर पाता, जूली ने, जिसके बाल हवा में तैर रहे थे, उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसके बाल घने लंबे सांपों की तरह रेवन ब्लैक हो चुके थे और उसकी आंखें अब एक ब्रिलियंट क्रिस्टलाइन ब्लू थीं। आई कांटेक्ट के उस छोटे से मोमेंट में ल्यूमियन ने अपनी बॉडी का कंट्रोल खो दिया। उसने अपने चारों ओर ग्रेनेस को फैलते हुए देखा, जो उसके पैरों से ऊपर चढ़ रही थी। स्किन और फ्लैश का जो भी हिस्सा इसे टच करता, वो असली पत्थर में बदल जाता। मैं पहला टारगेट क्यों हूँ? वानाक और एल्बस कहीं ज्यादा डेंजरस हैं और एब्सेस्ड हैंड पूरी तरह मरा नहीं है। सबसे कमजोर वाले को पहले टारगेट क्यों किया? इसके बजाय मुझे एक ब्रॉड अटैक की चपेट में नहीं आना चाहिए था? तब मुझे मिरर वर्ल्ड से बचने और डिवाइन डिसेंट के खत्म होने का वेट करने का चांस मिल जाता। इस होपलेस सिचुएशन का सामना करते हुए ल्यूमियन एक एसेटिक के रूप में इंटेंस एंगर और फ्रस्ट्रेशन फील किए बिना नहीं रह सका। अपने लिम्स के पत्थर में बदलने के बावजूद उसने मिरर कफलिंग और अपनी बॉडी पर बने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट मार्क्स को एक्टिवेट करने के लिए अपनी स्पिरिचुअलिटी को चैनल करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसकी स्पिरिचुअलिटी उस ग्रेनेस के पास पहुंची, वो सॉलिडिफाई हो गई, पत्थर में बदलकर बारिश की तरह जमीन पर गिरने लगी। उसकी गर्दन पत्थर में बदल गई, फिर उसका चेहरा और ब्रेन ग्रे होने लगा। उसका आखिरी एफर्ट एल्बस मेडिची की पोजीशन की तरफ देखने का था। वेस्टलैंड खाली था। रेड एंजल का वंशज जा चुका था, वो गायब हो गया था या किसी तरह बच निकला था। सन ऑफ अ सो, ल्यूमियन मन ही मन गाली दिए बिना नहीं रह सका। अगले ही मोमेंट में उसके थॉट्स भी जैसे पत्थर में बदल गए। उसकी ग्रे आंखों ने जूली को देखा, जो ट्रांसफॉर्म होकर पत्थर पर भी अपना चाम बिखेर रही थी, हवा में तैर रही थी और ब्लैक फ्लेम से घिरी हुई थी। वो डेमोनेस एक जाइंट बर्ड की तरह नीचे उतरी, अपने पीछे ब्लैक फ्लेम्स छोड़ती हुई, जो अनकट सोल्जर्स और सांपों की तरह मुड़ी और बंटी हुई थी, और उनकी लंबी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी।
साइलेंटली मिरर वर्ल्ड कोलैप्स होने लगा, डार्क व्हाइट ब्लैक फ्लेम्स के साथ मिक्स हो गया, जो अभी भी स्केलेटल एब्सेस्ड हैंड, अचल वानाक और पेट्रीफाइड ल्यूमियन को निगल रहा था। इस दुनिया का एंड आ चुका था। साइलेंट डार्कनेस ने हर वॉइड को भर दिया। एक अननोन टाइम के बाद एक हिंसक इनविजिबल लपट जल उठी, जिसने ल्यूमियन के माइंड को रोशन कर दिया। उसने अपनी राइट हथेली में बर्निंग पेन और बर्फीला सड़न फील किया और अपनी लेफ्ट चेस्ट में हीट। उसने झटके से अपनी आंखें खोल दी और लाशों तथा हड्डियों का 100 मीटर ऊंचा पहाड़ देखा। मैं जिंदा हूं? ल्यूमियन हैरान था। उसकी आखिरी मेमोरी जूली द्वारा पत्थर में बदले जाने और मिरर वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन की थी। उसने इंस्टिंक्टिवली नीचे देखा और पाया कि ग्रेनेस उसकी बॉडी से तेजी से पीछे हट रही थी। इसने कंफर्म किया कि ये कोई नाइटमेयर या हेलुसिनेशन नहीं था। मैं कैसे बच गया? क्या किसी ने मेरी हेल्प की? ल्यूमियन को शक था कि वो अकेले ऐसे एपोकैलिप्स से बच सकता था। उसी मोमेंट पर उसने एल्बस मेडिची की आवाज सुनी, जिसमें अम्यूजमेंट का एक हिंट था। तुम भी मिरर वर्ल्ड को पार कर सकते हो, बिल्कुल मेरे एस्केप प्लान की तरह, और तुमने ये तब किया जब तुम पार्शियली पेट्रीफाइड थे। इम्प्रेसिव। क्या तुमने अपने हाथ में मौजूद उस कफलिंग पर रिलाई किया था? ल्यूमियन एल्बस को देखने के लिए मुड़ा, जो एक फटे हुए ब्लैक और रेड जैकेट में था और उसकी कलाई पर एक क्रिस्टल नेकलेस था। एल्बस की आंखें बंद थीं, लेकिन वो लोहे जैसी काली आर्मर वाले अनडेड सोल्जर्स से घिरा हुआ था, जिनकी आंखें पीली या डार्क रेड फ्लेम्स के साथ जल रही थीं। ल्यूमियन को याद आया कि उसे भी अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। ये लाशों के पहाड़ के चारों ओर का असली एरिया होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अपनी आंखें खुली रखने का रिजल्ट ये हो सकता है कि उसे साइलेंटली उसके मिरर सेल्फ द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। कुछ नहीं हुआ। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैं अब वानाक का एली हूँ, डेंजर्स में से एक 001 का एक पपेट। अब किसी फॉरबिडन रूल से डरने की जरूरत नहीं है। काश मुझे ये पहले रियलाइज हो गया होता। अपने सर्वाइवल से स्तब्ध और कंफ्यूज होने के बजाय मैं एल्बस के देखने से पहले अपनी आंखें बंद कर सकता था, सिचुएशन का फायदा उठाकर उसे ट्रिक करने के लिए। ल्यूमियन को इस मिस्ड अपॉर्चुनिटी पर पछतावा हुआ, लेकिन वो ये भी समझने लगा कि एल्बस प्राइमोडियल डेमोनिस के डिवाइन डिसेंट से कैसे बचा। उसकी तरह उसने 001 द्वारा मिरर वर्ल्ड के बैरियर को तोड़ने और जूली के अपनी प्रेयर में बिजी होने का फायदा उठाया, जिससे वे उन पर नोटिस न कर सकें। उसने एक आइटम का यूज किया जिसने उसे मिरर वर्ल्ड को पार करने और वापस असली मौसोलियम में भागने की परमिशन दी। इकलौता डिफरेंस ये था कि जूली, जिसने अपना डिवाइन डिसेंट पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया था, उसने एल्बस के बजाय ल्यूमियन को टारगेट किया, जिससे वो तो भाग गया, जबकि ल्यूमियन नहीं भाग सका। तुम मुझे क्यों देख रही थी? तुम्हें पूरी दुनिया को सील करने पर फोकस करना चाहिए था। तब कोई भी नहीं बच पाता। ल्यूमियन ने मन ही मन जूली को कोसा, ये रियलाइज करते हुए कि उसने अपने थॉट्स के पूरी तरह पत्थर में बदलने से ठीक पहले मिरर कफलिंग को एक्टिवेट किया होगा, जिसने उसे बचा लिया। लेकिन जैसे ही उसने चेक किया, उसे रियलाइज हुआ कि कुछ रॉन्ग था। मिरर कफलिंग के पास अभी भी 2 यूज बचे हुए थे। उसने उस बियॉन्डर आइटम का यूज बिल्कुल नहीं किया था। क्या आर्चबिशप हेराबर्ग ने सीक्रेटली मेरी हेल्प की होगी? आखिरकार गॉड्स को मोरोरा के अंडरग्राउंड मौसोलियम में अपनी पावर का एक फ्रैगमेंट भेजने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स की जरूरत होती है। ये अनलाइकली है कि किसी एक्सटर्नल एंटिटी ने अचानक इंटरफियर किया। ये जूली तो नहीं हो सकती, जिसने अचानक फील किया हो कि मैं एक बॉस के रूप में कितना काइंड था और उसने मुझे आखिरी मोमेंट पर मिरर वर्ल्ड से बाहर पुश कर दिया हो। क्या ऐसा हो सकता है? ल्यूमियन ने इन थॉट्स को अभी के लिए साइड में रखने का डिसीजन लिया। अब सच तलाशने का टाइम नहीं था। आगे अभी भी कई डेंजर्स थे। उसने एल्बस पर नजर डाली और नोटिस किया कि रेड एंजल का वंशज आसपास के अनडेड सोल्जर्स की आंखों के जरिए उसे स्टडी कर रहा था। इंडीड एल्बस ने अभी मुझ पर अटैक नहीं किया, इसलिए नहीं कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे कुछ कंसर्न्स थे। मेरे एक्शंस उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे और मेरा एस्केप मिस्ट्री से भरा था। उसे डर था कि जल्दबाजी में काम करने से कोई ट्रैप ट्रिगर हो सकता है। ल्यूमियन के थॉट्स स्काई में आए, एक अचानक चीन से इंटरप्ट हो गए। जूली एक लंबी स्लिट ड्रेस पहने हुए धुंधले उजाले वाले स्काई में दिखाई दी। ल्यूमियन के रोंगटे खड़े हो गए। वो अभी भी जिंदा है और डिवाइन डिसेंट की स्टेट में है। उसने जल्दी से नोटिस किया कि जूली का फिगर अनयूजुअली ट्रांसपेरेंट था और उसके लेफ्ट हैंड की सैफायर रिंग गायब थी। फ्यू। उसने एल्बस मेडिची को राहत की सांस लेते हुए सुना। जूली ने अपना सिर नीचे झुकाया और लाशों के पहाड़ के टॉप की तरफ देखा। उसका गेज फॉलो करते हुए ल्यूमियन ने टॉप पर एक झुलसे हुए बैनर के साथ 2 से 3 मीटर ऊंचा लोहे जैसा काला मेटल पोल देखा। वो बैनर डार्क रेड और ब्लैक खून के धब्बों से कवर्ड था। सिर्फ एक नजर ने ल्यूमियन को चक्कर आने जैसा फील कराया। उसकी गर्दन में अजीब तरह से टीज उठी और उसके चेहरे तथा माथे के वेरियस पार्ट से खून की स्मेल रिसने लगी। 001
सॉलिंगर का ब्लड बैनर। मेरा करप्शन और गहरा हो गया है। ऐसा लगता है कि मुझे बाकी बची हुई सभी बुक्स को पढ़ना फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। करंट बुक को मास्टर करना ही काफ़ी होना चाहिए। मैं टाइम बचाने के लिए ऐसे डायरेक्ट करप्शन पर रिलाई नहीं कर सकता। क्रिटिकल पॉइंट को पार करना आसान है। ल्यूमियन ने जल्दी से अपना गेज हटा लिया और नोटिस किया कि सेलेस्टे बैनर से कुछ दूर खड़ी थी। वो डेमोनेस एक ब्लैक रोब पहने हुए उस जगह को नीचे देख रही थी जहां लोहे जैसा काला मेटल पोल लाशों के पहाड़ के टॉप पर गड़ा हुआ था। अगले ही सेकंड उसने कुछ सेंस किया, अपना सिर उठाया और स्काई में जूली की तरफ देखा। जूली के होंठ एक सुंदर और रेडिएंट स्माइल में मुड़ गए। उसने अपने नम होठों को अलग किया, जैसे कि कह रही हो, मैं इसे तुम्हारे भरोसे छोड़ती हूँ। एक इंस्टेंट में ल्यूमियन ने जूली के फिगर को तेजी से फीका और छोटा होते देखा, जो गंदे खून के एक पूल में बदल गया। वो खून, जो केवल हथेली के साइज का था, सीधे नीचे गिरा। उसका टारगेट 001 का वो झुलसा हुआ बैनर था, जो मर्जी से उस पर लगे कई खून के धब्बों में से एक बनने जा रहा था। सेलेस्टे आखिरकार अपने विस्मय से बाहर आई और दर्द में चिल्लाई, जूली। उस मोमेंट पर एल्बस का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ। वो चमकते सफेद रंग के एक लंबे स्पीयर में बदल गया, जिसमें नीली लपटों का एक हिंट था और मिड एयर में बैनर की तरफ तेजी से बढ़ा। वो जूली के बचे हुए खून को उस झुलसे हुए बैनर पर दाग लगाने देने के लिए अनविलिंग लग रहा था। तुम आखिरकार कुछ एफर्ट डाल रहे हो, ल्यूमियन बड़बड़ाया। वो एक मार्क छोड़ने या उसे और सेलेस्टे को रोकने के लिए लाशों के पहाड़ के टॉप पर एल्बस को फॉलो करने की जल्दबाजी में नहीं था। उसने एल्बस और सेलेस्टे के थोड़ी देर लड़ने के बाद ज्वाइन करने का प्लान बनाया। बेशक ल्यूमियन देख सकता था कि एल्बस जूली के खून को वैल्यू दे रहा था और नहीं चाहता था कि ये 001 के बैनर पर एक मार्क बने। अगर एल्बस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता और खून को इंटेंडेड स्पॉट पर पहुंचने से रोकने में फेल हो जाता, तो ल्यूमियन टाइम पर हेल्प करने के लिए टेलीपोर्ट कर जाता। इस रेयर अपॉर्चुनिटी को सीज करते हुए ल्यूमियन ने अपने ट्रैवलर्स बैग से एक आइटम निकाला। ये स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी नहीं थी, बल्कि हिसोका की डेविल्स विस्पर्स बोन रिंग थी। 835 सोर्स ऑफ करप्शन। जैसे ही ल्यूमियन की उंगलियों ने चमकदार ब्लैक बोन रिंग को टच किया, उसने कांटेक्ट के पॉइंट से अपनी पूरी बॉडी में फैलता हुआ एक जलता हुआ दर्द फील किया। उसने नीचे देखा तो पाया कि हर पोर से पर्पल ब्लू सल्फर फ्लेम्स की पतली लपटें निकल रही थीं, जो आसपास की स्किन को धीरे धीरे झुलसा रही थीं और एक तीखी गंध दे रही थीं। ये दर्द ल्यूमियन के लिए इतना जाना पहचाना था कि उसने केवल अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी, अपने दांत भींचे उसका एक्सप्रेशन बमुश्किल ही बदला। उसने फिर डेविल्स विस्पर्स बोन रिंग निकाली और मुड़े हुए दर्द से तड़पते हुए डेविल के चेहरे को ऊपर की तरफ रखते हुए उसे अपने राइट रिंग फिंगर में पहन लिया। ल्यूमियन का गेज एकदम बर्फीला ठंडा हो गया। उसकी ब्लू आइरिस में एक गहरी ब्लैकनेस आ गई, जिसे कोई भी लाइट पार नहीं कर सकती थी। उसके भीतर का द्वेष तेजी से बढ़ा, जिसने एसेटिक की टॉलरेंस लिमिट को ओवरवेलम कर दिया और एक नाजुक बैलेंस में उसकी खुद की इच्छा के साथ हिंसक रूप से टकराया, जिसका एक्स्ट्रा पार्ट बाहर की तरफ छलकने लगा। ल्यूमियन ने अपने ट्रैवलर्स बैग से कुछ आइस लेमन फिश फिलेट्स निकाले, उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया और चबाने लगा, ताकि टेम्परेरी तौर पर अपने फायर रेजिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाया जा सके। उसी समय उसने आसपास के द्वेष को सेंस किया। वो मिरर पर्सन गुई की तलाश कर रहा था। डेविल्स विस्पर्स का एक नेगेटिव इफेक्ट ये था कि ये पहनने वाले को और 100 मीटर के भीतर किसी को भी द्वेषपूर्ण थॉट्स और इम्पल्सिव एक्शंस के प्रति अधिक प्रोन बना देता था। और चूंकि मिरर लोग शुरुआत से ही एक्सट्रीमिज्म और डिस्टॉर्शन की तरफ झुके होते थे, इसलिए वे और भी ज्यादा ऑब्वियसली अफेक्टेड होंगे। इस प्रॉमिस के साथ डेविल्स विस्पर्स ने मैलिस परसेप्शन एबिलिटी भी ग्रांट की, जिससे पहनने वाले को यह सेंस करने की परमिशन मिलती थी कि क्या उसके आसपास के लोग कोई बुरा इरादा रखते हैं। ये एक सच्चे डेविल की तरह अपने बनने के शुरुआती स्टेज में खतरों को डिटेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन ये अभी भी परसेप्शन का एक मिस्टिकल फॉर्म था। जब तक मिरर पर्सन एक सर्टेन डिस्टेंस के भीतर उसके प्रति द्वेषपूर्ण इरादे डेवलप करता, ल्यूमियन का मानना था कि वो उनकी लोकेशन को पिनपॉइंट करने के लिए मैलिस परसेप्शन का यूज कर सकता था। अपनी बॉडी पर धीरे धीरे जलती सल्फर फ्लेम्स के बीच ल्यूमियन के बर्फीले गेज ने आसपास के एरिया को स्कैन किया, जो लोहे जैसी काली फुल बॉडी आर्मर पहने मरे हुए सोल्जर्स की लाशों से भरा पड़ा था। सुलगती हुई आग के बीच हाल ही में हुए नरसंहार के बचे हुए निशान थे। हल्की, लगभग इनविजिबल लपटें खुद लाशों के पहाड़ पर वेरियस पॉइंट्स पर भी टिमटिमा रही थीं। उन्होंने वेस्टलैंड और स्काई को रोशन किया, जिससे टोटल डार्कनेस को कब्जा करने से रोका जा सका, और ल्यूमियन, एल्बस तथा सेलेस्टे को अपनी कार्बाइड लैंप या लालटेन न रखने के बावजूद विजिबल रहने की परमिशन मिली। सिर्फ 1 या 2 सेकंड के बाद ल्यूमियन के मुंह के कोने एक क्रूर ठंडी स्माइल में मुड़ गए। उसने अपने पीछे और साइड में लगभग 10 मीटर दूर से अपनी तरफ डायरेक्टेड एक इंटेंस द्वेष सेंस किया। ये एक लाश से निकल रहा था नहीं, लाश पर लगी स्मूथ मिरर ब्लैक ब्रेस्टप्लेट से। मिल गए तुम। बिना मुड़े ल्यूमियन ने अपनी धीमी मूवमेंट्स के बीच अचानक लाश की साइड में टेलीपोर्ट किया और मिरर कफलिंग को एक्टिवेट कर दिया।
मेटल मिरर की सरफेस के जरिए मिरर पर्सन गुई ने ब्लैक ब्रेस्ट प्लेट के भीतर से बाहर की तरफ झांका। ये डिस्कवर करने के बाद कि दोनों डेमोनेसेस ने इस एरिया तक पहुंचने के लिए मिरर वर्ल्ड का यूज किया था, वो चुपचाप बाहर खिसक आया था, इसे जूली और सेलेस्टे के भरोसे छोड़ते हुए। वह इस बात से परेशान नहीं था कि वे उसे 001 तक पहुंचने में हरा देंगी, क्योंकि उसकी नॉलेज और ऑन साइट इन्वेस्टिगेशंस के बेस पर उसका मानना था कि जब तक उसके एजेंट वानाक को एलिमिनेट नहीं कर दिया जाता, तब तक कोई भी 001 की अप्रूवल हासिल नहीं कर सकता था। ब्रूट फोर्स या कमियों का फायदा उठाने से तब तक कुछ हासिल नहीं होता जब तक कि सिंहासन खाली न हो जाए और केओस न फैल जाए, जिससे दूसरों को एक अपॉर्चुनिटी मिले। गुई ने राहत फील की कि उसने ये समझदारी भरा चॉइस किया था, जिसने अभी अभी मिरर वर्ल्ड प्रोजेक्शन के डिस्ट्रक्शन को सीधे एक्सपीरियंस किया था। उस एपोकलिप्टिक सीन का एक मामूली आफ्टरशॉक भी उसे इंस्टेंटली वेपराइज्ड कर सकता था। वाना की डेथ को कंफर्म करते हुए वो फिर लाशों के पहाड़ के पास एक ऑर्डिनरी मिरर वर्ल्ड के जरिए वापस खिसक आया, 001 का अप्रूवल हासिल करने और इसे अपने लिए लेने का चांस ढूंढने लगा। उसने जूली को गंदे खून में बदलते और गिरते हुए देखा, एल्बस मेडिची को इसे रोकने के लिए एक उग्र स्पीयर में ट्रांसफॉर्म होते देखा, सेलेस्टे को दर्द में एल्बस का नाम चिल्लाते देखा और ल्यूमियन ली को शांति से रिंग पहनते हुए देखा, जो अपनी एंट्री करने और जीत के फायदों को समेटने की तैयारी कर रहा था। गुई के भीतर एक इंटेंस द्वेष उमड़ पड़ा। तुम सभी मुझे मेरा मिशन कंप्लीट करने से रोक रहे हो। मोरोरा में उन रेयर रीडर्स में से एक के रूप में एंटर करने के बाद जो मिरर पर्सन में बदल गए थे, गुई ने शुरुआत में कॉन्फिडेंट फील किया था। अपने फाइनल ऑपरेशन के लिए इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए फील्ड इन्वेस्टिगेशंस करने के दौरान नॉलेज कैथेड्रल में अपनी नॉलेज को सप्लीमेंट किया था। लेकिन एल्बस मेडिची, वानाक, जूली और ल्यूमियन ली की कैपेबिलिटीज को गुप्त रूप से ऑब्जर्व करने के बाद गुई को खुद पर शक होने लगा। उनमें से किसे वो वास्तव में स्पेशल मिरर वर्ल्ड की पावर का फायदा उठाकर 1-on-1 हरा सकता था। शायद केवल ल्यूमियन ली को, वही जिसके बारे में मेरे सुपीरियर ने मुझे सावधान रहने की वार्निंग दी थी। और जब सीखने की स्पीड की बात आती है, हालांकि मैं ल्यूमियन से कहीं आगे हूँ, ऐसा लगता है कि मैं उसके जितने करप्शन को हैंडल नहीं कर सकता। क्या मैं सच में इन लोगों में सबसे कम होप वाला हूँ? इन डाउट से हिलकर गुई ने शैडोज में छिपे रहने का एक प्लान बनाया, अपनी स्पेशल नेचर का यूज करके बाहर आने के लिए, जब हैवी वेट्स आपस में टकराकर एक दूसरे को वीक कर दें, फिर बचे हुए हिस्से को समेट लें। अब तक उसका प्लान सुचारू रूप से प्रोग्रेस कर रहा था। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल वानाक और सबसे डेंजरस थ्रेट जूली मर चुके थे। उनकी आत्माएं पूरी तरह से बुझ चुकी थी और 001 की लीक होती पावर के जरिए अनडेड बींग्स के रूप में रिवाइवल का कोई चांस नहीं था। एक बार जब एल्बस मेडिची और सेलेस्टे अपने बीच विनर डिसाइड कर लेंगे, मैं लड़ाई में शामिल हो सकता हूँ, सर्वाइवर को मार सकता हूँ और अकेले सबसे कमजोर ल्यूमियन ली का सामना कर सकता हूँ। क्या मुझे ल्यूमियन पर तब एम्बिश करना चाहिए जब वो ऑफ गार्ड हो? वो कोई डेमोनेस या मिरर पर्सन नहीं है। बिना किसी सब्स्टिट्यूट एक्टिव के एक सिंगल हिट उसे सच में मार सकता है। ये द्वेषपूर्ण थॉट्स गुई के माइंड में और क्लियर तथा स्ट्रांग होते गए। लेकिन इससे पहले कि वो डिसाइड कर पाता, ल्यूमियन का फिगर अचानक बड़ा हो गया, जो ठीक उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। फिर ल्यूमियन उसकी नजरों से गायब हो गया। उसकी जगह पैरों के नीचे ब्लैक लिक्विड का एक गाढ़ा पूल दिखाई दिया, जैसे कि ह्यूमन हार्ट की सबसे गहरी, सबसे घटिया इच्छाओं ने फिजिकल फॉर्म ले लिया हो। डिजायर इनकॉर्नेशन। वो ब्लैक लिक्विड अचानक ऊपर की तरफ उमड़ा, जिसने गुई को लपेट लिया। क्रैक। कांच टूटने की आवाज उस स्याही जैसे फ्लूइड के भीतर से आई, क्योंकि गुई का सिलहुट मेटल मिरर के पीछे खाली धुंधले स्पेस के किनारे पर दिखाई दिया। उसने देखा कि लिक्विड तेजी से ल्यूमियन के फॉर्म में इकट्ठा हो रहा था, जो दूसरों को सिखाने के शौक के साथ ठंडी हंसी हंस रहा था। पता नहीं था कि मेरे पास एक मिरर सब्स्टिट्यूट भी है ना? इस तरह का एक डायरेक्ट अटैक मुझे केवल एक मिरर की कॉज देता है। इससे पहले कि शब्द उसके मुंह से निकलते, गुई के भीतर एक एक्सेप्शनली हिंसक इमोशन उमड़ पड़ा। वो इंस्टिंक्टिवली अपनी गर्दन तक पहुंचा, जहां उसने गर्म खून फील किया। दर्द तुरंत उसके माइंड में चुभ गया। क्रैक। गुई ने जानबूझकर अपने खुद के मिरर सब्स्टिट्यूट को ट्रिगर किया, जिससे कांच के अनगिनत टुकड़े बिखर गए, जो जमीन पर बरसने लगे। उसका सिलहुट अब मिरर के पीछे एक दूसरे कोने में टिमटिमा रहा था, लेकिन उसकी गर्दन पर एक पतली गहरी खूनी चोट रह गई थी। उसके इमोशंस पूरी तरह से उन्मादी, शातिर और पागलपन से भरे हो चुके थे। उसके चेहरे की स्किन तेजी से बूरी हो गई और पेड़ की भूरी छाल के टुकड़ों की तरह सूख गई। माई चाइल्ड शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, क्योंकि दोनों कंधों पर फ्लैश ऐसे लहराया जैसे एडिशनल सिर उगने वाले हों। उसका पेट धीरे धीरे सूज गया, जबकि उसकी आंखों में ब्लैक धारियों के साथ सिल्वर व्हाइट रंग आ गया। उसका ऑरा तेजी से गायब हो गया, क्योंकि उसकी बॉडी विजिबली सड़ने लगी। फ्लैश के टुकड़े अलग होकर कीड़ों की तरह रेंगने लगे। ल्यूमियन ने देखा कि उसे पीड़ित करने वाले वेरियस करप्शंस सीधे इस कड़े तरीके से मैनिफेस्ट हो गए थे। ये एक सच्चा स्मोरगासबॉर्ड था।
जब उसने डिजायर इनकॉर्नेशन का यूज किया तो उस स्याही जैसे ब्लैक पूल में केवल उसके अपने इमोशंस और डिजायर शामिल नहीं थे, बल्कि वे भी थे जो उसे गहराई से इन्फ्लुएंस करने वाले करप्टिव इमोशंस और डिजायर्स से आए थे। इन हायर लेवल करप्शंस का रेजिस्टेंस करना किसी भी नॉन गॉडहुड बीइंग के लिए डिफिकल्ट होता, यहाँ तक कि सेंट्स को भी गंभीर इफेक्ट्स भुगतने पड़ते। ऐसे पोटेंट करप्शन का सामना करते हुए विस्कस फ्लूइड के कांटेक्ट में आते ही अपने मिरर सब्स्टिट्यूट को प्रोएक्टिवली ट्रिगर करने में फेल होना तुरंत बहुत देर कर देता। तब तक इसने पहले ही टारगेट को दूषित कर दिया होता। अब गुई एक भयानक रूप से करप्टेड मॉन्स्ट्रोसिटी था। मिरर पर्सन को एक अनस्पीकेबल फॉर्म की तरफ डीजेनरेट होते देखकर ल्यूमियन को यह इंट्यूशन हुआ कि ऑब्जर्व करना कंटिन्यू रखने से उसके खुद के भीतर भी एक सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन कैटलाइज हो सकता है। वो तुरंत पीछे हट गया, मेटल मिरर सरफेस को वापस लाश और लाशों के पहाड़ के बेस पर आसपास के वेस्टलैंड में लौटने के लिए छोड़ते हुए। उसने फिर उसकी चेस्ट प्लेट की स्मूथ मिरर जैसी सरफेस को देखा, जिससे ब्लैक मिस्ट की टेंड्रिल्स बाहर रिस रही थीं, जैसे इल्यूजरी शैडोज उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। ल्यूमियन ने तेजी से अपनी बॉडी घुमाई और लाशों के पहाड़ की चोटी की तरफ सरपट दौड़ा, कभी खुद को आगे बढ़ाने के लिए एक चमकते हुए सफेद फ्लेम स्पीयर में ट्रांसफॉर्म होते हुए, कभी दर्जनों मीटर टेलीपोर्ट करते हुए वो लगातार लाशों और हड्डियों से बने उस पहाड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ता गया जो सुलगते हुए अंगारों से बिखरा पड़ा था। उसका एम आउट ऑफ कंट्रोल कोलैप्सिंग मिरर पर्सन गुई को, जो मॉन्स्ट्रोसिटी में करप्ट हो चुका था, एल्बस मेडिची और सेलेस्टे की तरफ ले जाना था, उनसे ये कहते हुए कि यू आर वेलकम। चाहे हाथ और पैर से चढ़ना हो, शॉर्ट रेंज टेलीपोर्ट्स के लिए अपनी कॉन्ट्रैक्टेड एबिलिटीज का यूज करना हो, या फ्लेम स्पीयर फॉर्म में असेंड करना हो, ल्यूमियन ने अपने पीछे एक इंप्रेसिव ऑपरेसिव प्रेजेंस फील की। एक इंडिस्क्राइबेबल लगातार शिफ्ट होती ब्लैक शैडो उस पर और उसके आगे के पाथ पर पड़ रही थी, जो निश्चित रूप से उसे डर से भर रही थी। अब उसके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि पीछा करने वाले मॉन्स्टर ने क्या भयानक फॉर्म ले लिया था या वो किस स्टेट में था। वो केवल निश्चित रूप से ये जानता था कि ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक नॉर्मल ह्यूमन को ऑब्जर्व या डिस्कर्न करना चाहिए। अचानक गुई की गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी, मम्मी, मम्मी। ल्यूमियन का मुंह मरोड़ उठा, यह रियलाइज करते हुए कि उसकी अपनी सभी अजीब करप्शंस के बावजूद ग्रेट मदर से आई, ओमेबेला ब्लडलाइन से आई करप्शन अभी भी सबसे एक्सेप्शनल के रूप में खड़ी थी। आखिरकार मिस्टर फूल ने पीछे एक सील छोड़ी थी, न कि एक करप्शन। ल्यूमियन और भी तेजी से भागा। फाइनली उसने लाशों के पहाड़ की चोटी का समिट देखा, जहां सेलेस्टे और एल्बस मेडिची थे। 836 अनऑर्थोडॉक्स फेंट। एल्बस एक चमकते हुए सफेद ब्लूटिंट फ्लेमिंग स्पीयर में बदल गया, जो लाशों के पहाड़ की चोटी की तरफ झुलसे हुए 0-0 एक बैनर पर गिरते जूली के गंदे खून की ओर उड़ा। लेकिन पलक झपकते ही उसने अपना टारगेट खो दिया और अपनी उग्र स्टेट से वापस आकर उस लाश के पास लैंड हुआ जहां 0-0-1 को एम्बेडेड होना चाहिए था। चोटी पर आंखें खोलना अब कोई इश्यू नहीं लग रहा था, लेकिन एल्बस मेडिची के विजन में अब वो झुलसा हुआ बैनर, जूली का गंदा खून या सेलेस्टे शामिल नहीं थे। अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ एल्बस जल्दी से समझ गया कि क्या हो रहा था। ये मिरर वर्ल्ड था या एक मिरर मेज। चोटी पर इतने लंबे समय तक वेट करने के बाद सेलेस्टे ने निश्चित रूप से कुछ प्रिपरेशंस की होंगी। जैसा कि एल्बस ने गैस किया, ये एक मिरर मेज था जिसे एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने वाले मल्टीपल मिरर्स द्वारा क्रिएट किया गया था। सेलेस्टे बाहर खड़ी थी, उसका गेज दर्दनाक और दूर था क्योंकि वो झुलसे हुए फ्लैग की तरफ तेजी से बढ़ते गंदे खून को देख रही थी। किसी रीजन से गंदे खून ने अपने उतरने की स्पीड धीमी कर दी, जैसे कि 0-0-1 द्वारा रिपेल किया जा रहा हो, लेकिन ये अभी भी कम स्पीड से ही सही लगातार डूब रहा था। एल्बस ने अपनी कलाई पर लिपटे क्रिस्टल नेकलेस का यूज करने की कोशिश की, लेकिन उसे पार करने या एस्केप करने के लिए कोई मिरर वर्ल्ड नहीं मिला, जिससे कंफर्म हो गया कि वो मिरर मेज में ट्रैप था। उसने तुरंत चमकते सफेद ब्लूटिंग फायरबॉल्स को कॉन्सेंट्रेट किया और मेज बनाने वाले हिडन मिरर्स को ब्लास्ट करने के लिए उन्हें सभी डायरेक्शंस में भेज दिया। जैसा कि इसके नाम से पता चलता था, मिरर मेज सिर्फ एक भूल भुलैया थी, न कि डिफेंसिव सिस्टम वाला एक सच्चा बैरियर। गरजदार एक्सप्लोजन्स लगभग एक साथ फूट पड़े, फिर भी एल्बस मिरर मेज को तोड़ नहीं सका। एक भी मिरर डैमेज नहीं हुआ था। अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए एल्बस ने डिसाइसिवली ऐसे आगे के ट्रायल्स को छोड़ दिया। मिरर मेज के बाहर सेलेस्टे ने एक्सप्लोसिव हवाओं को फील किया और मन ही मन उपहास किया। अन्य लोकेशंस पर वाइडस्प्रेड बम्बारी हंटर्स को ट्रैप करने के लिए बने मिरर मेज को ओवरवेल्म कर सकती है, लेकिन यहाँ लाशों के पहाड़ की चोटी पर जो 0-0-1 की सील का हार्ट है, ये इतना आसान नहीं होने वाला था। जूली की तरह कुछ हद तक 0-0-1 से करप्टेड डेमोनस ऑफ एफ्लिक्शन के रूप में सेलेस्टे उस स्पेशल मिरर वर्ल्ड की पावर के ट्रेसेस का यूज कर सकती थी। मिरर मेज के मिरर्स खुद चोटी पर नहीं थे, बल्कि नीचे लाशों और हड्डियों के बीच बिखरे हुए थे। उनके रिफ्लेक्शंस फिर उस स्पेशल मिरर वर्ल्ड के जरिए 0-0-1 के विसिनिटी के चारों ओर प्रोजेक्टेड थे, जिससे मिरर मेज बन रहा था।
जूली के गंदे खून को झुलसे हुए बैनर के करीब आते देख सेलेस्टे ने घबराहट और उलझन का एक मिक्सचर फील किया जिसके नीचे गहरा दर्द था। कहीं से उसने एक ब्लैक टीयर ड्रॉप जैसा ऑर्नामेंट निकाला और उसे अपनी भौहों के बीच लगा लिया। मिरर मेज के अंदर एल्बस ने शांति से अपना सिर झुकाया और अपनी आंखें आधी बंद कर लीं, वो करने की तैयारी करते हुए जिसकी अनिवार्य रूप से रिक्वायरमेंट थी। वो एंशिएंट हर्मिस में बड़बड़ाया, द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, द सिंबल ऑफ आयरन एंड ब्लड, द रूलर ऑफ केओस एंड स्ट्राइफ। ऑनरिफिक नेम के इस 3 पैसेज इन्वोकेशन के साथ झुलसे हुए बैनर को लटकाने वाला लोहे जैसा काला मेटल फ्लैग पोल थोड़ा सा कांपा। उसका लटका हुआ फ्लैग पूरी शांति के बावजूद एक रैटलिंग साउंड के साथ पूरी तरह से फहराने लगा। हर एक ब्लडी स्टेन वाइब्रेंट होने लगा। जूली का गंदा खून रुक गया। 0.01 से 1-2 मीटर की दूरी पर हवा में तैरने लगा, जैसे किसी अनसीन हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। ऊपर आसमान में काले बादल हल्की पर्पल फायरलाइट के हिंट के साथ एक इमेंस वॉर्टेक्स में तेजी से घूमने लगे, जो खुद पहाड़ से भी बड़ा था। उसका दूर का सिरा ये सजेस्ट कर रहा था कि कोई वास्ट एंटिटी एक इनविजिबल बैरियर के खिलाफ जोर लगा रही हो। स्नैपिंग साउंड्स के साथ सोलिंगर के ब्लड बैनर से क्रैक्स फैल गए। चोटी के ऊपर का स्पेशल मिरर वर्ल्ड बिखर गया। मिरर मेज गायब हो गया क्योंकि उसका स्पेशल मिरर वर्ल्ड प्रोजेक्शन टूटकर अलग हो गया। एल्बस का सिर झटके से ऊपर उठा। उसकी आइरिस अब आयरन ब्लैक डॉट से भरी थी और उसकी भौं पर एक गहरा खूनी मार्क था। उसकी नजर सेलेस्टे पर पड़ी, जो अब अपने खुद के ब्लैक टीयर ड्रॉप ऑर्नामेंट से सजी हुई थी, और उसकी आंखें सेलेस्टे की आंखों से मिलीं। कॉम्बैट शुरू होने से पहले ल्यूमियन लापरवाही से चोटी के किनारे से ऊपर चढ़ गया, जो 0.01 से महज 7 या 8 मीटर दूर था। किसी कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एल्बस और सेलेस्टे ने एक साथ ल्यूमियन पर अटैक किया। एल्बस ने लापरवाही से एक मुक्का आगे बढ़ाया, जिससे एक मैसिव ब्लू टिंक्ड फायरबॉल निकला, जबकि सेलेस्टे के सिर के चारों ओर पाला इकट्ठा होकर मिरर्स में बदल गया, जिनमें से प्रत्येक के आगे एक भयानक सुलगती हुई ब्लैक फ्लेम थी। लेकिन जैसे ही सेलेस्टे के बर्फीले मिरर्स ल्यूमियन को रिफ्लेक्ट करने वाले थे, उसका फिगर फीका पड़ गया और वो एक मॉकिंग स्माइल के साथ गायब हो गया। उसके पीछे एक इमेंस सिलहुट अचानक एल्बस और सेलेस्टे के विजन में उभर आया। पहले से ही 5 या 6 मीटर लंबा, लेकिन अभी भी बढ़ रहा था। मुड़े हुए अपेंडिगेज निकल रहे थे। ये भूरी छाल के टुकड़ों और बीमार करने वाले नॉब से कवर्ड था, जिनसे गैप्स के जरिए क्लियर फ्लूइड रिस रहा था। अभी के लिए उस मॉन्स्ट्रोसिटी ने एक हाथ में खून से सने रीढ़ की हड्डी वाले सिर को संभाला हुआ था। उसकी सिल्वर ब्लैक खाली आंखें डेड और धंसी हुई थीं। दोनों कंधों पर फ्लैश जैसा सिर के साइज का उभार था, जिसकी सरफेस किसी कंटेंट लिक्विड के साथ हिल रही थी। अगले ही सेकंड मॉन्स्टर ने चोटी पर छलांग लगा दी और अपने पीछे रेंगते हुए कीड़ों जैसे फ्लैश के पूल्स छोड़ने लगा। अनगिनत ब्लैक गैशियस टेंड्रिल्स ने उसे पीछे से खींचा, उसे वापस उस स्मूथ आयरन ब्लैक ब्रेस्टप्लेट मिरर में खींचने की कोशिश की। सिर्फ उस नजर ने एल्बस और सेलेस्टे में करप्शन का एक गहरा एहसास कैटलाइज कर दिया। सेलेस्टे के बाल बाहर की तरफ फैल गए, जो तेजी से घने और मोटे हो रहे थे, जबकि एल्बस का चेहरा बाहर निकली हुई ब्लैक वेन से भर गया। बूम! एल्बस का वो मैसिव ब्लू टिंक्ड फायरबॉल सफेद बचे हुए हिस्सों के साथ उस मॉन्स्ट्रोसिटी से टकराकर एक्सप्लोड हुआ, क्योंकि सेलेस्टे के फ्रॉस्ट मिरर्स की टिमटिमाती हुई एरे ने उसके फिगर को रिफ्लेक्ट किया, जिससे वो उबलती हुई ब्लैक फ्लेम्स की चपेट में आ गया। क्रैक! वह मॉन्स्टर मिरर की तरह बिखर गया। उसका सिलहूट तुरंत 0.01 के पास दोबारा दिखाई दिया, जिससे एल्बस और सेलेस्टे के रोंगटे खड़े हो गए। वो भी मिरर सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकता था। अपने कटे हुए सिर को उठाते हुए उस मॉन्स्ट्रोसिटी ने एक ऐसी आवाज निकाली जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आई हो। सेलेस्टे ने खुद को एक चिपचिपे जमे हुए कालेपन में डूबा हुआ फील किया, जो हर तरफ से एक अपरिहार्य ऑपरेशन से घिरा हुआ था। एल्बस ने भी खुद को दम घोंटने वाले अंधेरे से घिरा हुआ पाया। ये मिरर पर्सन के स्टेट ऑफ बीइंग से इंस्पायर्ड एक मिस्टिक टेक्निक थी। उस मोमेंट पर ल्यूमियन, जो पिछले क्लैश से बचने के लिए टेलीपोर्ट होकर दूर चला गया था, लाशों के पहाड़ के बेस पर दोबारा दिखाई दिया। उसका सिलहुट अंधेरे में एल्बस के पीछे टिमटिमा रहा था। उसका मुंह एक तेज आवाज निकालने के लिए खुला, जिससे एक पेल येलो गैसियस ब्रीथ निकली जो एल्बस के ऊपर से बह गई। एक इंस्टेंट के लिए एल्बस की आंखें ब्लैंक हो गईं। उसकी बॉडी अपने सेंसेज वापस पाने से पहले लड़खड़ाई। रेड एंजल ने उसे स्पेल ऑफ हैरम्फ के इफेक्ट्स के एक पार्ट को रेजिस्ट करने में हेल्प की थी। एल्बस के इस मोमेंट्री डिसोरिएंटेशन को सीज करते हुए ल्यूमियन का लेफ्ट फिस्ट सफेद लपटों के साथ जल उठा और उसने एल्बस के सबसे वल्नरेबल पॉइंट सिर और बॉडी को जोड़ने वाली गर्दन पर स्ट्राइक किया। कल जैसे ही ल्यूमियन का मुक्का एल्बस की गर्दन के करीब पहुंचा, मेडिची फैमिली का वो मेंबर सफेद ब्लू टिंक्ड आग के एक ह्यूमनाइड ब्लेज में ट्रांसफॉर्म हो गया। यह एक फ्लेमिंग स्पीयर के साथ मर्जर नहीं था, बल्कि खुद लिविंग फ्लेम में ट्रांसम्यूटेशन था। इस उग्र स्टेट में उसकी गर्दन अब कोई वीकनेस नहीं थी। बैंग! ल्यूमियन के पंच ने उस फ्लेमिंग फिगर को केवल थोड़ा सा डगमगाया और फीका किया। अगले ही इंस्टेंट में एल्बस एक दहाड़ता हुआ ब्लू टिंक्ड फ्लेमिंग स्पीयर बन गया और ब्लैक बर्फीली बेड़ियों को तोड़कर हवा में फट पड़ा।
हाई वोटेक्स के हिडन गहराइयों से फेंके गए एक जेवलिन की तरह चारों ओर घूमते हुए उसने चोटी की तरफ एक गरजदार बैराज में दर्जनों ब्लू स्ट्रिक्ड व्हाइट फायरबॉल्स को अनलीश कर दिया। बूम, रंबल, बूम बूम। भयानक एक्सप्लोजन्स ने बिना रुके उस एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। उस इंडिस्क्राइबेबल मॉन्स्ट्रोसिटी ने बार बार मिरर सब्स्टिट्यूशन का यूज किया, फिर भी वो बमबारी की रेंज से बच नहीं सका। इस बीच ल्यूमियन पहले से ही टेलीपोर्ट होकर वापस पहाड़ के बेस पर चला गया था। अभी भी टेलीपोर्ट हो रहा है। हैंड्रो अभी तक मरा नहीं है। जैसे ही ल्यूमियन की पीठ में एक ठंडक दौड़ गई, उसने पास की एक लाश की स्मूथ ब्रेस्टप्लेट में सेलेस्टे का चेहरा रिफ्लेक्ट होते देखा। उस डेमोनिस ने मिरर सब्स्टिट्यूशन के साथ एल्बस के असॉल्ट का सामना नहीं किया था, बल्कि वेस्टलैंड तक मिरर वर्ल्ड को तेजी से पार करने के लिए एक मिरर को डिप्लॉय किया था जो ल्यूमियन के बैकअप प्लान्स में से एक था। ये देखकर कि उसने तुरंत उस पर अटैक नहीं किया, ल्यूमियन ने अपनी नजर वापस चोटी की तरफ घुमाई। उसे एल्बस को पहले एलिमिनेट करने का चांस मिस होने का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वो यही आउटकम चाहता था। अगर उसका इरादा उस स्ट्राइक के साथ एल्बस को मारने का होता, तो उसने केवल अपनी कल एबिलिटी का यूज नहीं किया होता। उसने निश्चित रूप से स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी निकाली होती, या इसके बजाय अपनी डिजायर इनकॉर्नेशन फॉर्म में अटैक किया होता। अगर मैंने एल्बस को अभी मार दिया, तो सेलेस्टे और उस मॉन्स्टर से डील करने में मेरी हेल्प कौन करेगा? सिर्फ मैं अकेला? ल्यूमियन ने स्पष्ट द्वेष के साथ मन ही मन बड़बड़ाया। उसके पिछले अटैक का एक हिडन पर्पस था, एल्बस को यह सोचने के लिए डिसीव करना कि उसके डिफेंसेस ल्यूमियन के खिलाफ इनफेक्टिव थे, उसे यह बिलीव कराना कि उसके हाथ में मौजूद पिच ब्लैकबोन रिंग उसे टारगेट नहीं कर सकती थी। फिर क्रूशियल मोमेंट पर वो इस मिसकंसेप्शन का फायदा उठाकर एल्बस को सरप्राइज दे सकता था। गरजदार एक्सप्लोजन्स आखिरकार शांत हो गए। चोटी के ऊपर की लाशों और हड्डियों को गंभीर डैमेज हुआ था और जूली का गंदा खून कुछ हद तक बिखर गया था। उस इंडिस्क्राइबेबल मॉन्स्टर के पास अब मिरर सब्स्टिट्यूशन नहीं बचा था, उसकी सरफेस झुलस गई थी और फटी हुई थी। एल्बस दोबारा दिखाई दिया, उसकी आयरन ब्लैक आंखें आगे पुश करने के लिए अपना राइट हैंड उठा रही थीं। सफेद नीले फायर रेवेंस का एक स्पाइरलिंग स्टॉर्म भारी नंबर्स में मॉन्स्टर के एक्सपोज्ड एब्डोमेन की तरफ लगातार उमड़ पड़ा। रंबल। उसका वीक पॉइंट टूटने के कारण वो लड़खड़ाता हुआ मॉन्स्टर टुकड़ों में बिखर गया। ये देखकर ल्यूमियन ने तुरंत स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी से मिलती जुलती एक स्ट्रेट स्वॉर्ड निकाली और चोटी पर टेलीपोर्ट हो गया, जबकि सेलेस्टे भी उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। 837 ईच विद देयर ओन स्कीम्स। ल्यूमियन ने सीधे एल्बस मेडिची के पीछे टेलीपोर्ट नहीं किया और न ही वो मॉन्स्टर गोई की कटी फटी लाश के पास गया। इसके बजाय उसका फिगर तेजी से चोटी के एरिया के किनारे पर मटेरियलाइज हुआ। इससे पहले पहाड़ के बेस से बैटल को ऑब्जर्व करने के दौरान उसने आर्क बिशप हेराबर्ग द्वारा बनाए गए ब्रास ताबीज से नॉलेज का पार्ट सुनना पहले ही बंद कर दिया था और करस्पॉन्डिंग ईयरप्लग्स को हटाकर उन्हें ट्रैवलर्स बैग में रख दिया था। यह इस चिंता के कारण था कि आने वाली इंटेंस बैटल उन्हें विनाशकारी डैमेज पहुंचा सकती है। इसी तरह उसने अपनी कफ पर मिरर कफलिंग पहना हुआ था और उसे यूज करने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही ल्यूमियन पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिया, उसने देखा कि गुई की लाश के टुकड़ों से बहने वाला मवाद जमीन बनाने वाली बॉडीज और हड्डियों में रिस रहा है, जिससे लगभग इनविजिबल और कलरलेस लपटें जल रही हैं। उन लपटों ने तुरंत गुई की कटी फटी बॉडी को अपनी चपेट में ले लिया, उसे जलाकर राख कर दिया, जिससे उसे तड़पने और बढ़ने का कोई चांस नहीं मिला। उसी समय ल्यूमियन ने नोटिस किया कि चोटी पर जो लगभग इनविजिबल बची हुई लपटें मौजूद थीं, वे ज्यादातर बुझ चुकी थीं और बाकी बची हुई भी पूरी तरह से बुझने वाली थीं। उसने पहले पहाड़ के बेस से यह भी नोटिस किया था कि वेस्टलैंड पर बिखरी हुई बची लपटें एक एक करके बुझ रही थीं। बेशक इसने लाशों के पहाड़ और उसके आसपास के एरिया की रोशनी को अफेक्ट नहीं किया। लाइट आसमान में ऊंचे मैसिव वॉर्टेक्स से रिसने वाली पर्पल उग्र चमक से आ रही थी। उन लाशों, हड्डियों और वेस्टलैंड के डिफरेंट पार्ट से आ रही थी जो एल्बस मेडिची, सेलेस्टे और मॉन्स्टर गुई के बीच बैटल के दौरान जल उठे थे, और उस झुलसे हुए बैनर से आ रही थी जो हिल रहा था और बढ़ती फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा था। मूल बची हुई लपटें बुझ रही हैं? क्या वे हमेशा प्रेजेंट नहीं रहती थीं, बल्कि गॉडहुड वाले बीइंग हैंड ब्रो के दिखाई देने के रिस्पॉन्स में 001 द्वारा क्रिएट की गई थीं? जैसे ही ये थॉट ल्यूमियन के माइंड में आया, उसने दोनों हाथों से स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी जैसे दिखने वाली ऑर्डिनरी स्ट्रेट स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा और एल्बस मेडिची की तरफ भागा, जो लगभग 1 दर्जन मीटर दूर था। एक सरसराहट के साथ वो स्ट्रेट स्वॉर्ड चमकती सफेद लपटों में फट पड़ी। एल्बस ने अपनी भौं पर बने मार्क के वाइब्रेंट होने और ऐसा लगने के बीच कि वो बस टपकने ही वाला है, नीचे झुककर अपने हाथों को पहाड़ बनाने वाली लाशों और हड्डियों को टच करने दिया। कुछ लाशों का फ्लैश अचानक पिघल गया, जो चिपचिपा हो गया, जबकि हड्डियां तेजी से इकट्ठा हो गईं। एल्बस फिर सीधे खड़ा हुआ और उसने लाशों और हड्डियों वाली जमीन से जबरदस्ती अनगिनत रीढ़ की हड्डियों और गर्दन की हड्डियों से टेम्परेरी रूप से बनी एक बड़ी व्हाइट स्वॉर्ड खींची, जिसके चारों ओर पिघला हुआ चिपचिपा फ्लैश लिपटा हुआ था, जो एक ब्लडी और अजीब अपीयरेंस दे रहा था।
एल्बस इस अजीब शेप वाली भयानक जाइंट स्वॉर्ड को घसीटते हुए ल्यूमियन से मिलने बढ़ा। क्रैक! मोमी फ्लैश से बाहर निकली हड्डियों की उस जाइंट स्वॉर्ड ने एक ही स्ट्राइक में ल्यूमियन की जलती हुई सफेद फ्लेम स्वॉर्ड को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ल्यूमियन का फिगर गायब हो गया और तेजी से एल्बस के पीछे दोबारा दिखाई दिया। उसने फुर्ती से ट्रैवलर्स बैग से स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी जैसी दिखने वाली एक और लोहे जैसी काली स्ट्रेट स्वॉर्ड निकाली और अपने सामने मौजूद मेडिची फैमिली के इस मेंबर की गर्दन पर भारी वार किया। एल्बस तेजी से मुड़ा और अपनी उस मॉन्स्टरस जाइंट स्वॉर्ड को हॉरिजॉन्टली घुमाया, जिससे एक बार फिर ल्यूमियन का वेपन बिखर गया। ल्यूमियन ने एक बार फिर टेलीपोर्ट किया और दोबारा अपने एनिमी के पीछे फ्लैश हुआ। लेकिन जैसे ही उसका फिगर मटेरियलाइज होना शुरू हुआ, हवा में नुकीले बर्फीले स्पीयर्स कंडेंस हो गए जो एक स्टॉर्म की तरह बरसने लगे। सेलेस्टे ने, जिसने खुद को छुपाया हुआ था और एक अननोन लोकेशन का चक्कर लगा रही थी, एल्बस और ल्यूमियन दोनों को टारगेट करते हुए एक एरिया अटैक लॉन्च किया। ल्यूमियन ने फिर घना कोहरा देखा। यह एल्बस के चारों ओर से उमड़ा, जिसने तुरंत उस एरिया को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे विजिबिलिटी 10 मीटर तक कम हो गई और ल्यूमियन को कोहरे के पार स्पिरिट वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट सेंस करने से रोक दिया, जिससे सीधे टेलीपोर्ट करना डिफिकल्ट हो गया। फॉग ऑफ वॉर। ठीक इसके बाद एल्बस ने, जो अब ल्यूमियन और सेलेस्टे की नजरों से बाहर था, लाशों के पहाड़ की जमीन की तरफ एक लेयर्ड कंप्रेस्ड फिर भी मैसिव ब्लू फायरबॉल को पुश किया। बूम! एक भयानक एक्सप्लोजन जिसने टेम्परेरी रूप से बहरा कर दिया पूरे एरिया में फैल गया, जिसने घने फॉग ऑफ वॉर को बिखेर दिया, गिरते हुए बर्फीले स्पीयर्स को वेपोराइज्ड कर दिया, लाशों और हड्डियों के एक पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और दूसरों को जला दिया। लगभग उसी समय ल्यूमियन का फिगर वेस्टलैंड पर एक लाश की ब्लैक ब्रेस्टप्लेट में रिफ्लेक्ट हुआ। इससे पहले, जब उसका टेलीपोर्टेशन रिस्ट्रिक्टेड था, उसने तुरंत ट्रैवलर्स बैग से एक मिरर निकाला था और अपने लेफ्ट कफ पर लगे मिरर कफलिंग को एक्टिवेट किया था। इस बियॉन्डर आइटम का यूज करके ल्यूमियन एल्बस द्वारा अंधाधुंध एक्सप्लोजन क्रिएट करने और घने बर्फीले स्पीयर्स के गिरने से ठीक पहले मिरर वर्ल्ड में एंटर कर गया था, जिससे वह लाशों के पहाड़ की चोटी से बच निकला। ये उस समय के उसके चॉइस के सिमिलर था जब वो फॉग ऑफ वॉर से भरी उस अंडरग्राउंड कैवन में एल्बस और गुसैन के घेराव से बचकर भागा था। ल्यूमियन उस स्मूथ ब्लैक मेटल ब्रेस्टप्लेट से बाहर कूद गया और उसकी कफ पर लगा कांच जैसा ऑर्नामेंट तुरंत ग्रेश व्हाइट में बदल गया, जो धूल में टूटकर जमीन पर बिखर गया। मिरर कफलिंग का लास्ट टाइम यूज किया जा चुका था। लाशों के पहाड़ की चोटी पर एल्बस पहले ही घूम चुका था और तेजी से और हिंसक रूप से हिलते हुए 001 की तरफ भाग रहा था। इस पॉइंट पर जूली का गंदा खून झुलसे हुए बैनर की सरफेस से केवल 1 मीटर की दूरी पर था। जब से मॉन्स्टर गुई के साथ एल्बस की बैटल शुरू हुई थी, खून को अब ऐसा फील नहीं हो रहा था जैसे उसे किसी इनविजिबल हाथ से पकड़कर रखा गया हो और वो लगातार गिरता रहा, हालांकि उसकी स्पीड लगातार धीमी होती जा रही थी। 001 को पहुंच के भीतर देखकर एल्बस के सामने अचानक 2 से 3 लोगों की लंबाई जितना बर्फ और स्नो का एक मिरर उठ खड़ा हुआ। उस मिरर ने तुरंत एल्बस के फिगर को रिफ्लेक्ट किया। सिमिलर आइस मिरर्स अचानक एल्बस के साइड्स में और उसके पीछे दिखाई दिए, जो रेड एंजल के इस वंशज के डिफरेंट एंगल्स को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। जैसे ही ये जाइंट आइस मिरर्स बने, पहाड़ के किनारे से काले किए गए बालों के मोटे सांप जैसे स्ट्रैंड्स निकले, जो उस शांत और भयानक डेमोनिस की ब्लैक फ्लेम्स को ले जा रहे थे और तेजी से उन मिरर्स की तरफ बढ़ने लगे। सेलेस्टे का इरादा इसके जरिए एल्बस को कर्स करने का था। एल्बस तेजी से साइड में मुड़ा, उन सांप जैसे ब्लैक हेयर्स के सोर्स की तरफ फेस किया और उसने सेलेस्टे को देखा, जो एक अजीब तरह से तमतमाए हुए चेहरे के साथ ब्लैक रोब ओढ़े हुए थी। बूम! मल्टीपल चमकते सफेद ब्लू टिंग फायरबॉल्स तेजी से कंडेंस हुए, जिससे वे चारों ह्यूज आइस मिरर्स टुकड़ों में बिखर गए। हालांकि ये फ्रैगमेंट्स धीरे धीरे पिघले, जो डिफरेंट एंगल से एल्बस की इमेज को रिफ्लेक्ट करना कंटिन्यू रख रहे थे और घने रूप से डेमोनिस की लपटों को ले जाने वाले सांप जैसे बालों के आने का वेट कर रहे थे। उस अजीब जाइंट स्वॉर्ड को पकड़े हुए एल्बस अचानक एक चमकते हुए सफेद ब्लू रिंग्ड फायर पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो गया, जो बढ़कर 3 से 4 मीटर लंबा हो गया। ये कंटिन्यूअस हाई टेम्परेचर लाया, जिसने उन आइस मिरर फ्रैगमेंट्स को पूरी तरह पिघला दिया। साइलेंटली सेलेस्टे ने ब्लैक फ्लेम से कवर्ड उन लंबे बालों को पीछे खींच लिया। एक बार फिर अपने फॉर्म को छुपाते हुए वो एक अननोन लोकेशन की तरफ बढ़ गई। ल्यूमियन टेलीपोर्ट होकर वहां पहुंचा। इस बार उसने ट्रैवलर्स बैग से लोहे जैसी काली स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी निकाली, असली स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी। सल्फर फ्लेम्स के कंटिन्यूअस बर्निंग पेन को सहन करते हुए ल्यूमियन तुरंत साहस से भर गया। सिर्फ एक सीक्वेंस 5 से डरने की क्या बात है, जो रेड एंजल से कुछ पावर उधार ले सकता है। छुपना क्यों? ल्यूमियन ने एल्बस मेडिची पर स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी चलाई, जिससे गॉडहुड रखने वाली वो स्ट्रेट स्वॉर्ड एल्बस की अजीब हड्डी और फ्लैश वाली स्वॉर्ड से टकराने से ठीक पहले चमकती सफेद ब्लू टिंग लपटों के साथ जल उठी। साहस होने का मतलब स्कीम्स और ट्रिक्स का यूज न करना नहीं था। एल्बस की अब लोहे जैसी काली आंखों में कोई सरप्राइज नहीं दिखा, इसके बजाय उसके मुंह के कोनों पर एक स्माइल आ गई।
उसकी अजीब हड्डी और फ्लैश वाली स्वॉर्ड अचानक लगभग नीली लपटों में फट पड़ी। तुम इतने समय से कमजोर होने का नाटक कर रहे थे, केवल ऑर्डिनरी स्ट्रेट स्वॉर्ड्स का यूज कर रहे थे। मैं इसके लिए कैसे तैयार नहीं होता कि तुम अचानक गॉडवुड रखने वाले अटैक का यूज करोगे। एल्बस की बॉडी अचानक मेटलाइज्ड हो गई, जिससे उसकी स्ट्रेंथ तुरंत अपनी पीक तक पहुंच गई। बूम! दोनों स्वॉर्ड्स आपस में टकराईं, जिससे एक एक्सप्लोडिंग शेल जैसी आवाज क्रिएट हुई। हवा का वो झोंका एल्बस को हिलाने में फेल रहा, जिसकी स्किन पर अब एक आयरन ब्लैक टिंज था, जिसने ल्यूमियन और उसकी स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी को पीछे धकेल दिया। अचानक ल्यूमियन एक चिपचिपे ब्लैक लिक्विड में पिघल गया, जो ह्यूमन हार्ट के भीतर की सबसे भयावह इच्छाओं से बना हुआ लग रहा था। वो जमीन पर बिखर गया और तेजी से बहकर एल्बस के पैरों के नीचे चला गया, उसे एक शैडो की तरह कवर करते हुए। क्रैक! वो इल्यूजरी चिपचिपा ठंडा करने वाला ब्लैक लिक्विड अचानक बिखर गया और सिल्वर ब्लैक रिंग वाला एक मिरर लाशों और हड्डियों पर गिरा, जो टुकड़ों में बिखर गया। मिरर सब्स्टिट्यूशन? ल्यूमियन स्तब्ध था। एल्बस के पास भी मिरर सब्स्टिट्यूशन है? नहीं, उसने पहले कई डेंजरस सिचुएशंस में इसका यूज नहीं किया था। एल्बस का फिगर लाशों के पहाड़ की चोटी के पास एक मिरर से उभरा। वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो एक चमकते हुए सफेद ब्लू रिंग्ड फ्लेम स्पीयर में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो वापस बैटलफील्ड की तरफ उड़ रहा था। वो मिरर सेलेस्टे के मिरर मेज का एक बचा हुआ हिस्सा था। उसके पास मिरर सब्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन वो अभी भी अपनी कलाई पर लिपटे क्रिस्टल नेकलेस का यूज करके मिरर वर्ल्ड को पार कर सकता था। ल्यूमियन के पहले अटैक के दौरान उसने पहले से ही एक मिरर तैयार किया था, जिसे उसने अपने फटे हुए जैकेट के नीचे अपनी कमर पर छुपा रखा था। वो इंडिस्क्राइबेबल मॉन्स्टर इतनी अचानक और अजीब तरह से दिखाई दिया, जो तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैं इस एस्पेक्ट में तुम्हारे लिए तैयार कैसे नहीं रहता। जहां तक बिना मिरर सब्स्टिट्यूशन के बैटल से तेजी से एस्केप करने और अफेक्टेड होने से बचने की बात है, तुम इसे पहले ही 2 बार डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हो। फ्लेम स्पीयर को अपनी तरफ उड़ते हुए देखकर ल्यूमियन, जो अभी भी अपनी चिपचिपी ब्लैक लिक्विड स्टेट में था, तुरंत लाशों और हड्डियों के बीच के गैप्स में रिस गया और पहाड़ की चोटी छोड़ने के लिए इसका यूज किया। साहस से भरा होने के कारण उसका भागने का इरादा नहीं था। मिरर कफलिंग के बिना दोबारा फॉग ऑफ वॉर में ट्रैप होने से बचने के लिए उसने दूसरी तरफ चक्कर लगाने का प्लान बनाया, जिससे एल्बस मेडिची को करप्ट करने के नए अपॉर्चुनिटीज तलाशे जा सकें। भागना निश्चित रूप से एक ऑप्शन नहीं था। इस मोमेंट पर ल्यूमियन को अचानक काफी इंटेंस वीकनेस फील हुई। क्या मेरी स्पिरिचुअलिटी समय से पहले सूख गई है? नहीं, ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का मामला नहीं है, ल्यूमियन ने सोचा, जब वो वापस ह्यूमन फॉर्म में आया और उसने अपनी बची हुई स्पिरिचुअलिटी को रिलीज किया। क्लैंग! उसका राइट हैंड अजीब तरह से अपनी ताकत खो बैठा, जिससे स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी को पकड़कर रखना डिफिकल्ट हो गया। वो केवल बेबसी से देख सका जब वो लोहे जैसी काली स्ट्रेट स्वॉर्ड जमीन पर गिर गई, जो एक सफेद कंकाल से टकराकर बजी। मैंने पहले दूरी बनाने के लिए टेलीपोर्ट क्यों नहीं किया? ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ। ल्यूमियन अचानक अलार्म हो गया और उसने तुरंत अपने राइट शोल्डर पर लगे ब्लैक मार्क को एक्टिवेट किया, जिससे वो लाशों के पहाड़ की चोटी के पास से गायब हो गया। उसने स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी को वहीं छोड़ दिया, इस मोमेंट पर उसे वापस नहीं लिया। वो होप कर रहा था कि अपोनेंट इसके नेगेटिव इफेक्ट्स में से एक को ट्रिगर कर दे। लगभग 10 मिनट में अगर स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी को सील नहीं किया गया, तो वो बिना किसी भेदभाव के आसपास के लोगों पर अटैक करेगी। और अब स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी के आसपास के लोग एल्बस मेडिची और सेलेस्टे थे। जैसे ही ल्यूमियन का फिगर वेस्टलैंड पर मटेरियलाइज हुआ, लाशों के पहाड़ की चोटी पर मौजूद एल्बस ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं। रेड एंजल का ये वंशज थोड़ा लड़खड़ाया, जो पहले की तुलना में विजिबली कमजोर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो भी बीमार पड़ गया था। 838 ब्लफिंग। एल्बस का वेपन पकड़े हुए राइट हाथ नीचे झुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो हड्डी और फ्लैश वाली स्वॉर्ड का वेट सहने के लिए बहुत कमजोर हो गया हो। उसने इसे लाशों और हड्डियों से बनी जमीन पर टिका दिया, लेकिन ल्यूमियन द्वारा सीधे स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी को गिरा देने की तुलना में वो क्लियरली काफी बेहतर स्थिति में था। उसी समय उत्सुकता और क्रूर अम्यूजमेंट से भरी सेलेस्टे की आवाज लाशों के पहाड़ और वेस्टलैंड में बिखरे वेरियस मिरर्स और मिरर जैसी ऑब्जेक्ट से निकली। तुम कैसा फील कर रहे हो? इस बात को लेकर कंफ्यूज हो कि तुम प्लेग से कब इन्फेक्टेड हुए? निश्चित रूप से ये एक डेमोनस का प्लेग है। वेस्टलैंड पर खड़े ल्यूमियन ने उस मोमेंट का फायदा उठाया, इससे पहले कि उसकी मसल्स पूरी तरह से ताकत खो दें। जब वो अभी भी हल्की ऑब्जेक्ट्स उठा सकता था, उसने फुर्ती से अपनी उंगली से डेविल्स विस्पर्स बोन रिंग को हटाया और उसे वापस ट्रैवलर्स बैग में ठूंस दिया। इस रिंग को पहनने से ल्यूमियन लगातार अंदर और बाहर से सल्फर फ्लेम्स द्वारा जलता रहता, जो प्लेग के प्रति उसके रेजिस्टेंस और टॉलरेंस को लगातार कमजोर कर रहा था। हालांकि वो पहले से ही सल्फर से पॉइजन था और उसे कुछ हद तक बर्न हुआ था, फिर भी टाइम पर डैमेज को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट था। डेविल्स विस्पर्स बोन रिंग को दूर रखने के बाद ल्यूमियन ने आर्क बिशप हेराबर्ग द्वारा दिए गए ब्रास ताबीज और मैचिंग ईयरप्लग्स निकाले। एक को अपनी लेफ्ट हथेली में कसकर पकड़ा और दूसरे को वापस अपने लेफ्ट कान में डाल लिया।
लिसन। ल्यूमियन ने एक बार फिर इस एंशिएंट हर्मिस वर्ड को अटर किया और अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखा। इस बीच सेलेस्टे की आवाज वेरियस मिरर सरफेसेस और मिरर जैसी ऑब्जेक्ट से निकलना कंटिन्यू रही। हम श्योर थे कि 001 को टारगेट करने वाले ऑपरेशन को हंटर पाथवे के बियॉन्डर्स से इंटरफियरेंस और कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और हमें निश्चित रूप से वानाक का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमने पहले से ही एक सील्ड आर्टिफैक्ट तैयार किया था। इसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले मिस्टिकल पैथोजन की एक बहुत ही नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक है, ये कुछ समय के लिए हाई टेम्परेचर फ्लेम्स में सर्वाइव कर सकता है और मैं स्पेशल मिरर वर्ल्ड की पावर का यूज करके उन पैथोजेंस को डिफरेंट मिरर सरफेसेस के जरिए चुपचाप फैलने दे सकती हूँ, जो साइलेंटली इस वेस्टलैंड और लाशों के पहाड़ में बिखर रहे हैं। तुम पूरे समय आग लगा रहे थे, लेकिन मैं भी लगातार फ्रॉस्ट रिलीज कर रही थी, अटैक और कर्स करने का नाटक कर रही थी। ये एक्चुअली उन मिस्टिकल पैथोजेंस को अंदर फ्रीज कर देता है, जिससे वे हाई टेम्परेचर में ज्यादा समय तक सर्वाइव कर पाते हैं। उनकी खुद की स्पेशल नेचर के साथ कंबाइंड होकर ये तुम्हारे लिए आंशिक रूप से कंटामिनेटेड होने और धीरे धीरे तुम्हारी बॉडीज में रिसने के लिए काफी है। सेलेस्टे ने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया, जैसे कि वो दर्द देना और निराशा का स्वाद चखना चाहती हो। ये उसकी हॉबी हो सकती है या शायद कुछ आइटम्स द्वारा लाया गया एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस। एल्बस मेडिची उस हड्डी और फ्लैश वाली स्वॉर्ड का सहारा लिए हुए अपनी बॉडी को घुमाता रहा, डिफरेंट डायरेक्शंस में देखता रहा। सीमिंगली वो सेलेस्टे के ट्रू फॉर्म को जल्दी से पिन पॉइंट करने और उसे मिरर वर्ल्ड से बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सिर्फ साउंड के सोर्स से ये डिस्कर्न करना इम्पॉसिबल था कि सेलेस्टे किस मिरर में थी। वो बिना रुके लगातार मिरर वर्ल्ड के जरिए मूव कर रही होगी। इसी तरह भले ही एल्बस उन 3 पैसेजेस वाले ऑनरिफिक नेम को दोबारा रीसाइट कर ले, वो केवल लाशों के पहाड़ की चोटी पर इस एरिया में स्पेशल मिरर वर्ल्ड को अफेक्ट कर सकता था। वो लाशों के पहाड़ के मिडिल और लोअर पार्ट्स तथा वेस्टलैंड में मौजूद मिरर्स को डैमेज नहीं कर सकता था। सेलेस्टे की आवाज धीरे धीरे तीखी होती गई, जो दर्दनाक और प्लेजरेबल दोनों थी। इस पैथोजन में कमियां भी हैं। ये उस टाइप का नहीं है जो शॉर्ट टाइम में फैटल इफेक्ट्स देगा। ये केवल तुम्हें तेजी से अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ खोने पर मजबूर कर सकता है, स्पिरिचुअलिटी के डिसिपेशन को एक्सेलरेट कर सकता है और इवेंचुअली तुम्हें जमीन पर लेटने के लिए मजबूर कर सकता है, जहां तुम मूव करने में अनेबल होगे और बेबसी से अपने खुद के दिल को धीरे धीरे कमजोर होते और धड़कना बंद करते हुए सुनोगे। ये सुनकर ल्यूमियन अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए टेलीपोर्ट हुआ, जिससे वो सिचुएशन का फायदा उठाकर सेलेस्टे द्वारा असैसिनेट किए जाने से बच सके। कुछ थॉट्स उसके माइंड में फ्लैश हुए। क्या मैं इस मिस्टिकल पैथोजन से होने वाले डैमेज को काउंटर करने के लिए एगर्स फैमिली का गोल्डन मास्क पहन सकता हूँ? अगर मैं पहले से ही अपने दिल को धड़कने से रोक दूं, तो मुझे इसकी ताकत खोने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, ये मिस्टिकल पैथोजन स्पिरिट बॉडी को भी अफेक्ट करता हुआ लगता है। शायद फिजिकल डेथ के बाद स्पिरिट बॉडी धीरे धीरे अपने खुद के एक्सिस्टेंस को मेंटेन करने की पावर खो देगी। इसके अलावा आर्कबिशप हैराबर्ग ने कहा था कि यहाँ एक डिसीज्ड बनना केवल एटर्नल स्लंबर की तरफ ले जाएगा। खैर, शायद फ्यूचर में कोई 001 के पपेट के रूप में अवेकेंड हो सकता है। लाशों के पहाड़ की चोटी पर मौजूद एल्बस मेडिची अचानक हंसा। तो ऐसा मामला है, मैं वीकेंड फील तो कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरे एंसेस्टर द्वारा इम्पैक्ट शेयर करने में मेरी हेल्प करने के बावजूद 3 या 4 मिनट में मुझे अपनी फाइटिंग एबिलिटी पूरी तरह खो देनी चाहिए और मैं बमुश्किल रेंगने के लायक बचूंगा। लेकिन मुझे याद नहीं कि क्या मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अंडरग्राउंड मौसोलियम में क्या करने जा रहा था, या क्या तुमने नोटिस किया कि एबनॉर्मलिटी पहले ही अकर हो चुकी थी? जैसे ही उसने बात की, एल्बस की स्माइल धीरे धीरे और ब्राइट हो गई। उसका डिमीनर कंपोज्ड था, वो काफी कॉन्फिडेंट और एश्योर्ड लग रहा था, बिल्कुल भी पैनिक में नहीं था। सेलेस्टे, जो एल्बस के मिस्टिकल पैथोजन के इफेक्ट्स गहरे होने तक टाइम डिले करने के लिए डिफरेंट मिरर्स और मिरर जैसी ऑब्जेक्ट से साउंड्स एमिट कर रही थी, अचानक साइलेंट हो गई। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करती हुई लगी, उस एबनॉर्मलिटी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिसका एल्बस ने मेंशन किया था। एल्बस ने अपनी गर्दन हिलाई और अपने मुंह के मुड़े हुए कोने के साथ कहा, मुझे यहाँ केवल 3 चीजें कंप्लीट करनी है। फर्स्ट वानाक को मारना है ताकि 001 के पास अब इस लेवल का कोई प्रॉक्सी न रहे। सेकंड, 001 के चारों ओर मेरे एंसेस्टर के ऑनरिफिक नेम्स को रीसाइट करना है, जिससे ये रेजोनेट करे और धीरे धीरे अवेक हो। थर्ड, हे टाइम डिले करना है 001 के खुद से इस लाशों के पहाड़ से फ्री होने का वेट करते हुए। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि 001 के कांपने और हिलने की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड लगातार हायर और लार्जर होते जा रहे हैं? क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि 001 इस लाशों के पहाड़ से फ्री होने ही वाला है? वह सेलेस्टे, जो लाशों के पहाड़ की चोटी के पास छिपी थी, एल्बस की मूवमेंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए पिछले मिरर मेज के कंपोनेंट्स में से एक में छुपी थी और किसी भी समय टारगेट के सेल्फ रेस्क्यू में इंटरफेयर करने के लिए रेडी थी। वो स्टिफ हो गई और उसने इंस्टिंक्टिवली हिंसक रूप से हिलते और कांपते हुए 001 की तरफ देखा।
उसने फिर उस झुलसे हुए बैनर को देखा जिस पर डेंजरस खून के धब्बे घने रूप से कवर्ड थे। उसका सिर अचानक चकरा गया और उसकी गर्दन में दर्द हुआ। वो और ज्यादा करप्ट हो गई थी। क्रैक। वो मिरर जहां सेलेस्टे छिपी हुई थी तुरंत बिखर गया, जिससे उसका फॉर्म रिवील हो गया। उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक था और उसका सिर उसकी गर्दन से अलग होने की कोशिश कर रहा था। नाउ एल्बस ने अपॉर्चुनिटी को सीज किया, उस भारी हड्डी और फ्लैश वाली स्वॉर्ड को डिस्कार्ड किया और एक चमकते हुए सफेद ब्लू टिंक्ड फ्लेम स्पीयर में ट्रांसफॉर्म होकर सेलेस्टे के पास तेजी से नीचे झपटा। फिर उसने एक घना फॉग ऑफ वॉर क्रिएट किया जिसने सेलेस्टे और इस डेमोनेस के चारों ओर लगभग 10 मीटर के भीतर के एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। इसे कंप्लीट करने के बाद एल्बस ने सेलेस्टे को अपनी करप्टेड स्टेट से बाहर निकलने और मिरर वर्ल्ड के जरिए फॉग ऑफ वॉर से एस्केप करने का कोई चांस नहीं दिया। अपनी बची हुई ताकत को समेटते हुए उसने कई ब्लू फायरबॉल्स को कंडेंस किया और उन्हें एक के बाद एक फॉग ऑफ वॉर में क्रैश होने के लिए भेज दिया। रंबल। रिलेटिवली हिंसक एक्सप्लोजन्स हुए और पेल ब्लू फ्लेम्स ऊपर उठी। सेलेस्टे का मिरर सब्स्टिट्यूशन पैसिवली ट्रिगर हो गया, लेकिन फॉग ऑफ वॉर से अफेक्टेड और मिसलीड होने के कारण उसका फिगर अभी भी ब्लास्ट रेंज के भीतर ही दोबारा दिखाई दिया, जो अभी भी एक डेमोनिस की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी पावरफुल शॉकवेव से कवर्ड था। एल्बस ने फायरबॉल्स की पावर को कंट्रोल किया, ये एश्योर करते हुए कि फॉग ऑफ वॉर कभी डिस्पर्स ना हो, जिससे सेलेस्टे के मिरर सब्स्टिट्यूशंस एक के बाद एक बिखरते रहे। इसी तरह उसने कोहरे के उस छोटे से एरिया पर बमबारी करने वाले फायरबॉल्स की फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल किया, जिससे सेलेस्टे को रिकवर करने और मिरर वर्ल्ड में एंटर करने का एक छोटा सा चांस भी नहीं मिला। फाइनली सेलेस्टे की शैडो फ्रीज हो गई। वो सुंदर और सेडक्टिव बॉडी ब्लैक हो गई और बिखर गई, जो लाश के टुकड़ों के फॉर्म में जमीन पर गिर गई। फ्लोप, वो ब्लैक टीयर ड्रॉप शेप्ड ऑर्नामेंट जो उसने अपनी भौं पर पहना हुआ था, एक लाश पर गिर गया। एल्बस ने फॉग ऑफ वॉर को मेंटेन करना बंद कर दिया और डेड सेलेस्टे की तरफ देखा। वो मॉकिंगली हंस रहा था। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरी अभी की कामनेस बस एक दिखावा थी। मुझे 001 के मेरे एंसेस्टर के साथ एक्सट्रीम तक रेजोनेट करने, इनिशियली अवेक होने और लाशों के पहाड़ के कंस्ट्रेंट से फ्री होने का वेट करने के लिए 5 से 6 मिनट डिले करने की जरूरत थी। तुम इतनी जल्दी में क्यों थी? इतनी जल्दी में कि तुम भूल गई कि 001 के साथ डायरेक्ट आई कांटेक्ट करप्शन की तरफ ले जाएगा, और तुम पहले से ही कुछ हद तक करप्टेड थी। याद रखो, युद्ध में बहुत जल्दबाजी करना या बहुत धीमा होना दोनों ही बड़े टैबू हैं। डेड का मजाक उड़ाते हुए एल्बस उस ब्लैक टीयर ड्रॉप शेप्ड ऑर्नामेंट को उठाने नहीं गया, जिसके पास क्लियरली बियॉन्डर पावर थी। उसे डर था कि ये करस्पॉन्डिंग नेगेटिव इफेक्ट्स ट्रिगर कर सकता है और सब्सिक्वेंट मैटर्स को इम्पैक्ट कर सकता है, खासकर तब जब वो पहले से ही काफी कमजोर हो चुका था। इस पॉइंट पर उसके हाथ और पैर बेजान हो चुके थे। भागना डिफिकल्ट हो गया था, इसलिए वो केवल एक बार फिर एक चमकते हुए सफेद ब्लू टिंक्ड फ्लेम स्पीयर में ट्रांसफॉर्म हो सका, जो उड़कर वापस 001 के पास चला गया। उसने मिड एयर में धीरे धीरे गिरते जूली के गंदे खून पर नजर डाली, एस्टिमेट लगाते हुए कि ये टारगेट से केवल 30-40 सेंटीमीटर दूर था। एल्बस ने फिर उसकी तरफ एक ब्लू फायरबॉल फेंका, जिसने गंदे खून के उस पूल को जला दिया, जिससे वो किसी भी एडिशनल चेंजेस को ट्रिगर किए बिना धीरे धीरे इवेपोरेट और डिस्पर्स हो गया। 001 के हिलने और कांपने की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को सेंस करने के लिए अपनी आंखें बंद करने के बाद एल्बस ने साइलेंटली खुद से कहा, ऐसा लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। 2 या 3 मिनट और काफी होने चाहिए। हे सेलेस्टे, मैंने पहले एक चीज के बारे में झूठ बोला था। एंड में 001 अभी भी खुद से फ्री नहीं हो सकता। इसे मेडिची फैमिली के खून के साथ मेरी हेल्प की जरूरत है। मैंने पहले तुम्हारी लाश का मजाक इसलिए नहीं उड़ाया क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था। कुछ शब्द ल्यूमियन ली द्वारा सुने जाने जरूरी थे ताकि वो उस पार्ट को ओवरलुक कर दे जहां मैंने झूठ बोला था। एल्बस मेडिची फिर वेस्ट एंड की तरफ ल्यूमियन की तरफ देखने के लिए मुड़ा, जिसने लॉक होने से बचने के लिए अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए अभी अभी एक टेलीपोर्टेशन कंप्लीट किया था, और उसने एक हंसी के साथ लाउडली कहा, तुम बहुत अलर्ट हो। ऐसी प्रेसिंग सिचुएशन में तुमने एक्चुअली उस बेवकूफ सेलेस्टे को 001 की एबनॉर्मैलिटीज को ऑब्जर्व करने के लिए फॉलो नहीं किया। ल्यूमियन ने एक ऐसा झूठ बोलने के लिए जो इससे ज्यादा ऑब्वियस नहीं हो सकता था, अपना हाथ अपने राइट कान को खुजलाने के लिए उठाया। सॉरी, मैं सीख रहा था, मैंने अभी आपकी कन्वर्सेशन नहीं सुनी। ऑलराइट, मैं एडमिट करता हूँ, मैं सोच रहा था कि सेलेस्टे मुझे 001 की करंट सिचुएशन को कंफर्म करने में हेल्प करेगी। एल्बस ने इस आदमी की तरफ देखा और थॉटफुली कहा, तुम बहुत काम हो। तुम्हारी फिजिकल कॉम्बैट एबिलिटी अब तक लगभग खत्म हो चुकी होगी। जहां तक मेरी बात है, मेरे एंसेस्टर द्वारा बर्डन शेयर करने के कारण मैं निश्चित रूप से तुमसे ज्यादा समय तक टिक सकता हूँ। ल्यूमियन हंसा, कंपोजर और कॉन्फिडेंस के साथ हंसते हुए वो एक टॉप स्टूडेंट की ब्रिलियंस बिखेर रहा था। क्या आपने नोटिस नहीं किया कि यहाँ दूसरी एबनॉर्मैलिटीज भी हैं? 839 द हिडन टैबू। दूसरी एबनॉर्मैलिटीज?
एल्बस का पहला रिएक्शन ये था कि ल्यूमियन उसकी नकल कर रहा था, उसे किसी ऐसी चीज की तरफ देखने के लिए ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था जिसे उसे नहीं देखना चाहिए। उसने सावधानी से लाशों के पहाड़ के नीचे वेस्ट एंड को स्कैन किया, केवल डिफरेंट जगहों पर गिरे हुए अनडेड सोल्जर्स और लगभग बुझ चुके कलरलेस अंगारे देखे। इस प्रोसेस के दौरान एल्बस ने अपने आसपास किसी भी मूवमेंट को सुनने की कोशिश की, लेकिन 001 के लगातार बढ़ते हिंसक कांपने और हिलने के अलावा उसे कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। क्या तुम इस तरह टाइम डिले करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ज्यादा एडवांटेजियस है, एल्बस ने एक स्माइल के साथ ल्यूमियन को जवाब दिया। इस कॉम्पिटिटर की इमेज उसकी आयरन ब्लैक आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही थी, क्योंकि उसने अपने माइंड में एक सक्सेसफुल सरप्राइज अटैक लॉन्च करने की पॉसिबिलिटी का तेजी से एस्टिमेट लगाया। वो अपनी क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी खोने से पहले आखिरी हिडन डेंजर को एलिमिनेट करना चाहता था। ल्यूमियन ने एल्बस को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी। हालांकि उसकी बाहें इस हद तक कमजोर हो चुकी थीं कि वह केवल रिलेटिवली हल्की ऑब्जेक्ट्स ही उठा सकता था, और उसके पैर इतने कमजोर थे कि वह बमुश्किल चल पा रहा था। लेकिन उसके द्वारा रिलीज की गई संचित स्पिरिचुअलिटी अभी भी काफी अबंडेंट थी, जो उसे कई टेलीपोर्टेशंस कंप्लीट करने में सपोर्ट करने के लिए काफी थी। उसका फिगर एल्बस की नजरों से गायब हो गया, फिर लाशों के पहाड़ की साइड में दोबारा दिखाई दिया। इससे पहले कि एल्बस उसे ढूंढ पाता, ल्यूमियन ने एक स्माइल के साथ कहा, "ये अंडरस्टैंडेबल है कि तुमने यहाँ दूसरी एबनॉर्मलिटीज नोटिस नहीं की। आखिरकार तुम ऐसे इंसान नहीं लगते जिसे पढ़ाई करना पसंद हो, और तुम्हारे एंसेस्टर उस रेड एंजल के पास 001 की बहुत पूरी समझ होने के बावजूद करंट 001 अब पहले जैसा नहीं है। सील्ड आर्टिफैक्ट इन्फॉर्मेशन से मैं जानता हूँ कि तुम्हारे एंसेस्टर के ब्लड एम्परर द्वारा मारे जाने के बाद 001 दो बार ट्रांसफर हुआ, एक बार एलिस्टा ट्यूडर के पास और एक बार साउदर्न कॉन्टिनेंट से डेथ के पास। इसलिए ये दूसरे इक्वली हाई लेवल करप्शंस द्वारा करप्टेड हो चुका है। एल्बस का गेज अपनी तरफ मुड़ते देख, जो बिना किसी इमीडिएट अटैक लॉन्च करने के इरादे के सीमिंगली उसके शब्दों की सच्चाई को सुन और समझ रहा था, ल्यूमियन अपनी जगह पर रहा और कंटिन्यू रखा, "बेशक तुम्हारे एंसेस्टर ने फोर्थ एपोक ट्रायर का विजिट किया था और करस्पॉन्डिंग सील की वेरियस डिटेल्स को समझा था। मोरोरा की सील ट्रायर की सील के मॉडल पर बनाई गई थी, इसलिए तुम्हारे पास यहाँ की सिचुएशन की समझ की कमी निश्चित रूप से नहीं होगी। लेकिन दोनों साइड्स की सील्स केवल ज्यादातर सिमिलर हैं, जिनमें कई डिटेल्स में अभी भी क्रिटिकल डिफरेंसेस हैं। बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सीलिंग मुझे बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि 001 और उसका करप्शन फोर्थ एपोक ट्रायल की तुलना में अधिक प्योर हैं। यह कम कॉम्प्लेक्स है, कम बैलेंसेस और कंस्ट्रेंट्स बना सकता है, और कई कैरेक्टरिस्टिक इश्यूज अधिक प्रोमिनेंट हैं। अगर तुम्हारे एंसेस्टर खुद पर्सनली आते, अंडरग्राउंड मौसोलियम का चक्कर लगाते, नहीं बस कुछ नजरें डालते, तो वो निश्चित रूप से समझ जाते कि मैं किस एबनॉर्मलिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मोरोरा में नहीं आ सकते, और शायद तुम्हारी आंखों और कानों का यूज करके सील के पार सीधे देख या सुन नहीं सकते। वो तुम्हें केवल पावर दे सकते हैं, डैमेज शेयर करने में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, और पीरियोडिकली तुम्हारी रिपोर्ट सुन सकते हैं। इन सिचुएशंस में हे ये इंडीड अंडरस्टैंडेबल है कि तुमने यहाँ दूसरी एबनॉर्मेलिटीज नोटिस नहीं की। एल्बस मेडिची ने नीचे ल्यूमियन की तरफ घूर कर देखा, अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ उसके नैरेटिव को सुनते हुए, जबकि वो पंडर कर रहा था कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ थी। इररेलेवेंट चीज़ों के बारे में लगातार लंबी बातें करना, ऐसा लगता है जैसे वो टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन टाइम बाय करना मेरे लिए अधिक बेनिफिशियल है। 001 और मेरे एंसेस्टर के बीच का रेजोनेंस लगातार स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर हो रहा है। 2 या 3 मिनट में मैं पास जाने और मेडिची फैमिली का कुछ खून टपकाने में एबल हो जाऊंगा। उसकी कंडीशन मेरी तुलना में केवल तेजी से खराब होगी। हम जितना ज़्यादा डिले करेंगे वो उतना ही कमज़ोर होता जाएगा। क्या वो री-इन्फोर्समेंट्स का वेट कर रहा है? लेकिन जब तक चर्च ऑफ नॉलेज के आर्कबिशप पर्सनली इंटरफेयर ना करें, मोरोरा में कोई नहीं होना चाहिए जो इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर सके, और मोरोरा के बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते। चर्च ऑफ नॉलेज अभी काफ़ी न्यूट्रल दिखाई देता है, सीक्रेट में एक हल्के झुकाव के साथ। वे डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। हे मुझे इस पॉइंट के बारे में विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। सो कॉल्ड स्कॉलर्स हम हंटर्स की तुलना में अधिक ट्रैचरस होते हैं। उनके पास जितना अधिक नॉलेज होता है, वे उतने ही अधिक ट्रैचरस बन जाते हैं। यह एक तरस की बात है। यह कचरा बहुत अलर्ट है। वो डेंजर के थोड़े से साइन पर भी टेलीपोर्ट होकर दूर चला जाएगा, जबकि मुझे फॉग ऑफ वॉर रिलीज करने के लिए करीब जाने की ज़रूरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे एंसेस्टर ने कहा था कि एलिस्टा ट्यूडर के गॉड बनने से पहले उन्हें बेथेल अब्राहम अधिक ट्रबलसम लगे थे। लगातार अटैक्स का दिखावा करना, उसे बार बार टेलीपोर्ट का यूज़ करने के लिए मजबूर करना, उसकी स्पिरिचुअलिटी को ड्रेन करना, वो एक तरीका है। अगर हम सच में उसकी पेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो जब तक उसकी स्पिरिचुअलिटी टेलीपोर्ट का सपोर्ट करने के लिए इनसफिशिएंट होगी, मैं भी बैटल कंप्लीट करने में लगभग अनेबल हो जाऊंगा। यहाँ तक कि खड़ा रहना भी डिफिकल्ट होगा। केवल फायर रेवन स्कैटर शॉट्स पर रिलाई करने के लायक बचूंगा, जैसे कोई अंधा आदमी बर्ड्स पर निशाना लगा रहा हो।
लेकिन अगर दिखावे को कन्विंसिंग होना है तो उन्हें बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी कंज्यूम करने की ज़रूरत है, और अगर वे कन्विंसिंग नहीं है तो वे किसी को ब्लफ नहीं कर सकते। ये डॉग शिट जैसा पैथोजन सबसे पहले फिजिकल बॉडी को क्यों टारगेट करता है, फिर स्पिरिट बॉडी को अफेक्ट करता है? अगर स्पिरिचुअलिटी के गायब होने का रेट मसल स्ट्रेंथ के लॉस जितना ही फास्ट हो सकता तो प्रॉब्लम सिंपल होती। उस केस में मुझे बहुत लंबे समय तक टिकने की ज़रूरत नहीं होती, बस इस कचरे से ज़्यादा समय तक टिकना होता। जैसे ही एल्बस के थॉट्स दौड़े, ल्यूमियन ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें ज़रूरत है कि मैं तुम्हें एक हिंट दूं? मैं नहीं जानता कि क्या तुमने 001 के लिए सीलिंग इन्फॉर्मेशन देखी है, लेकिन तुम यहाँ के वेरियस टैबूज से बहुत फैमिलियर होने चाहिए। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि कंटेंट के दो सेक्शंस, या यूं कहें कि दो टैबूज प्रॉब्लम्स छुपाते हैं? दो टैबूज प्रॉब्लम्स छुपा रहे हैं। एल्बस को अचानक एक डेंजरस इंट्यूशन हुआ। वो ये बिलीव करने लगा कि ल्यूमियन ने जो कहा उसमें से कुछ सच हो सकता है। ल्यूमियन ने एक मॉकिंग टोन के साथ कहा, अभी तक समझ नहीं पाए? देखो, ये पढ़ाई न करने का कॉन्सिक्वेंस है। मैंने भी इसे पहले नोटिस नहीं किया था, लेकिन मोरोरा में बड़ी अमाउंट में रिलेटेड बुक्स और मटेरियल्स पढ़ने के बाद मेरे मन में धीरे धीरे डाउट्स डेवलप हुए। चलो मैं तुम्हें एक और हिंट देता हूँ। पहला प्रॉब्लमेटिक टैबू ये है कि एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स को अपनी आंखें कवर करनी चाहिए और एक लैंप कैरी करना चाहिए, और अगर लैंप बुझ जाता है तो वो एक्सपेरिमेंटल पर्सनल डायरेक्टली गायब हो जाएगा, और हर कोई जो उसे जानता है वो साइलेंटली ये बिलीव करने लगेगा कि वो बहुत पहले ही मर चुका था। इसमें क्या रोंग है? मैंने पहले ही लोगों से इस टैबू की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करवाई है। हे, ये केवल इसलिए है क्योंकि यहाँ कई लाइट सोर्सेज हैं, वरना हम सभी अब तक गायब हो चुके होते। एल्बस ने जल्दी से उन डिटेल्स के बारे में सोचा जिन्हें उसने शायद ओवरलुक कर दिया हो। इसी मोमेंट पर ल्यूमियन का फिगर अचानक गायब हो गया। उसने अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए टेलीपोर्ट किया, जो स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी के पास लाशों के पहाड़ की चोटी के पास दिखाई दिया। इस फैक्ट का फायदा उठाते हुए कि वो अभी भी ट्रैवलर्स बैग को मूव कर सकता था, वो नीचे झुका और उसने पहले से हाथ में पकड़े बैग को स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी के ऊपर सरका दिया, जिससे वो इसके साथियों के पास वापस लौट आई। इस समय एल्बस ल्यूमियन के लाशों के पहाड़ की चोटी के इतने करीब दिखाई देने की एक्सपेक्टेशन न होने के कारण अभी भी वेस्टलैंड के पार अपनी नजरों से टारगेट को ढूंढ रहा था। जब तक उसने रिएक्ट किया और नीचे बमबारी करने के लिए ब्लू फायरबॉल्स कंडेंस किए, ल्यूमियन पहले ही अपने राइट शोल्डर पर ब्लैक मार्क को एक्टिवेट कर चुका था और सच में वेस्टलैंड में कहीं टेलीपोर्ट हो गया था। उसने स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी को उठाने का रिस्क इसलिए लिया क्योंकि उसे अब रियलाइज हो गया था कि वो बाद में इसके अंधाधुंध अटैक्स का सामना करने वाला व्यक्ति हो सकता है। जैसे ही गरजदार एक्सप्लोजन शांत होने शुरू हुए, ल्यूमियन की आवाज फिर से गूंजी, क्या तुमने अभी तक इसे फिगर आउट नहीं किया? जब मैं असली लाशों के पहाड़ पर पहुंचा तो मुझे एक्चुअली अपने गेस पर डाउट हुआ और मैंने इसे पूरी तरह से अबेंडन कर दिया, लेकिन बाद के रिजल्ट्स ने मुझे और श्योर बना दिया और मुझे रास्ते में और प्रॉब्लम्स फिगर आउट करने की परमिशन दी। ल्यूमियन ने दूर से एक टीचर की टोन में एल्बस मेडिची से बात की। आंसर ये है, एंटर करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स का जलते हुए लैंप्स कैरी करना क्यों ज़रूरी है? अंडरग्राउंड मौसोलियम के भीतर इंटरवल्स पर जलने वाले वॉल लैंप्स क्यों नहीं लगाए गए? और लैंप ऑयल को रेगुलरली रिप्लेस क्यों नहीं किया गया? हालांकि ये अधिक रिसोर्सेज कंज्यूम करता, लेकिन ये अधिक कन्वीनियंट और सेफर होता। चर्च ऑफ नॉलेज की फाइनेंशियल पावर ऐसी अरेंजमेंट का सपोर्ट करने में इनेबल पॉसिबली नहीं हो सकती थी। क्या ये सील को मिस्टीरियस और टेरिफाइंग दिखाने के लिए है? ऑब्वियसली नहीं, इसके पीछे क्लियरली गहरे रीजंस हैं। एल्बस मेडिची की आंखें थोड़ी टिमटिमाई, वेगली कुछ गैस लगाते हुए। उसने अपनी नज़र लाशों के पहाड़ पर बिखरे अंगारों की तरफ डाली। ल्यूमियन का फिगर फिर से गायब हो गया, जो सेलेस्टे की लाश के टुकड़ों के बीच दिखाई दिया। उसने फिर ब्लैक टीयर ड्रॉप शेप्ड फोरहेड ऑर्नामेंट के ऊपर ट्रैवलर्स बैग को इन्वर्ट किया और इसे कलेक्ट कर लिया। इस बार एल्बस ने टाइम पर ल्यूमियन के फॉर्म को ट्रैक किया, लेकिन उसने कोई मूव नहीं किया और न ही वो खुद को फेंकने के लिए एक फ्लेम स्फीयर में ट्रांसफॉर्म हुआ। ये फर्स्टली इसलिए था क्योंकि दूसरा किसी भी समय टेलीपोर्ट होकर दूर जा सकता था, और सेकेंडली क्योंकि ल्यूमियन अभी जो कर रहा था वो उसके लिए भी बेनिफिशियल था। एल्बस लगभग श्योर था कि वो फोरहेड ऑर्नामेंट करंट मिस्टिकल पैथोजन का सोर्स था। इसे दूसरे स्पेस में रखने के बाद यहाँ पैथोजन्स का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिससे उनकी कंडीशंस को तेज़ी से ख़राब होने से रोका जा सकेगा, जो उन्हें ज़्यादा समय तक टिकने की परमिशन देगा। फोरहेड ऑर्नामेंट को दूर रखने के बाद ल्यूमियन तुरंत लाशों के पहाड़ की दूसरी साइड वेस्टलैंड पर टेलीपोर्ट हो गया, एल्बस को देखकर मुस्कुराते हुए। दूसरा प्रॉब्लमेटिक टैबू ये है कि सीक्वेंस 5 को पार करने वाली स्ट्रेंथ वाले बियॉन्डर्स का पास आना फॉरबिडन है। वार्निंग, सीक्वेंस 5 को पार करने वाली स्ट्रेंथ वाले बियॉन्डर्स का पास आना फॉरबिडन है। एल्बस तुरंत ल्यूमियन के लाइन ऑफ थॉट को समझ गया और उसने एक गहरी आवाज में पूछा, तुम्हारा मतलब है कि ये स्पेसिफिकली एम्फसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सीक्वेंस 5 से ऊपर के बियॉन्डर्स पास नहीं आ सकते? इंडीड, रियलिटी में जब तक वे पहले से ही करप्टेड एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स
या हमारी तरह स्पेशल लोग नहीं हैं, चाहे वे सीक्वेंस 5 से ऊपर हों या नहीं, उन्हें 001 के पास नहीं आना चाहिए। ल्यूमियन तालियां बजाना चाहता था, लेकिन अभी उसके लिए ट्रैवलर्स बैग को एडजस्ट करना भी काफ़ी स्ट्रेन्युअस था। उसने एक ऐसी टोन के साथ कहा जिसने उसकी एजुकेबिलिटी को अप्रूव किया। यस, तो स्पेसिफिकली ये एम्फेसाइज क्यों किया गया है कि सीक्वेंस 5 से ऊपर के बियॉन्डर्स पास नहीं आ सकते? पॉसिबली इसलिए क्योंकि जब सीक्वेंस 5 से ऊपर के बियॉन्डर्स 001 के पास आते हैं तो खुद के लिए डेंजर लाने के अलावा ये एडिशनल अधिक टेरिफाइंग एब्नॉर्मलिटीज़ को भी ट्रिगर करेगा। इसलिए इसे स्पेशली वार्न किया जाना चाहिए। अभी अभी हैंडब्रो के अपीयरेंस ने 001 से एक अटैक लाया, जिससे इस वेस्टलैंड और लाशों के पहाड़ पर अंगारे रह गए, और मेरे ऑब्जर्वेशन से ये अंगारे अपने आप बुझ जाएंगे। ये क्या इंडिकेट करता है? यह इंडिकेट करता है कि हमारे अंदर आने से पहले ये जगह अंधेरे में थी, बिना किसी फायर लाइट के। इसे मेरे द्वारा मेंशन किए गए पहले प्रॉब्लमेटिक टैबू के साथ कंबाइन करने पर और बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सीलिंग सेल्फ बैलेंस और सेल्फ सीलिंग के बारे में जो कहती है, उसके साथ पोटेंशियल हिडन डेंजर बहुत क्लियर हो जाता है। एल्बस का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ। ऑब्वियसली वो रियलाइज कर रहा था कि पॉसिबल एब्नॉर्मलिटी क्या हो सकती है। ल्यूमियन ने टेलीपोर्टेशन का यूज़ करके एक बार फिर अपनी पोजीशन चेंज की और कंटिन्यू रखा। वो हिडन डेंजर ये है कि वहाँ एक लेटेंट टैबू है। अंडरग्राउंड मौसोलियम को एटर्नल डेडली डार्कनेस की ज़रूरत है। इसमें ओकेजनली लाइट हो सकती है, लेकिन एक ही जगह पर कंटिन्यूस लाइट नहीं हो सकती। और जब गॉडहुड वाले सीक्वेंस 5 से ऊपर के बियॉन्डर्स पास आते हैं तो ये इंस्टिंक्टिवली 001 को इस एरिया को जलाने का कारण बनता है, जिससे ऐसे अंगारे आते हैं जो कुछ समय के लिए टिक सकते हैं। इस पॉइंट पर ल्यूमियन की स्माइल और भी ब्राइट हो गई। अब अंगारे कुछ समय से जल रहे हैं और तुम अभी भी लगातार फायरलाइट क्रिएट कर रहे हो। मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि आगे क्या होगा। क्या होगा? एल्बस मेडिची का गेज इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। उसकी पीठ अचानक तन गई। वह जान गया कि अब प्रॉब्लम कहाँ थी। 001 के कांपने और हिलने की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड उससे कहीं अधिक हिंसक थे जितना उसने एंटिसिपेट किया था, जो तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे थे। इसी मोमेंट पर अचानक पूरे स्काई ने जलने का कलर ले लिया। 840 द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। मोरोरा के भीतर दो एग्जाइल्स जो आपस में ड्यूल कर रहे थे, उन्होंने अचानक अपनी स्वॉर्ड्स गिरा दी और अपने हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली। उनकी उंगलियों के बीच से खून रिसने लगा। आसपास के दर्शकों और पेडिस्ट्रियंस ने भी एक स्टटरिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस किया, जैसे कि उनके सिर को किसी इनविजिबल हाथ से पकड़ा जा रहा हो और ज़बरदस्ती ऊपर की तरफ खींचा जा रहा हो, जिससे उनकी गर्दन की मसल्स धीरे धीरे फटने लगी। नॉलेज कैथेड्रल के पास बने एंडलेस ग्रेवयार्ड में सभी पेड़ अचानक ब्राइट रेड फ्लेम्स में जल उठे। करस्पॉन्डिंग ग्रेव्स की मिट्टी ऐसे मरोड़ खाने लगी जैसे कोई चीज़ बाहर रेंगने की कोशिश कर रही हो। आसमान में और भी ज़्यादा बादल इकट्ठा हो गए जो जलती हुई आग का कलर लेने लगे, लाशों के पहाड़ की चोटी पर। एल्बस मेडिची की गर्दन में भी दर्द से टीस उठी। उसने बड़ी डिफ़िकल्टी और वीकनेस के साथ अपना हाथ उठाया और इसे दबाने की कोशिश की। वो पहले ही समझ चुका था कि क्या हो रहा था। उसने जल्दबाजी में अपना सिर घुमाकर सीधे 001 की तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसका रिजल्ट न केवल कंसिडरेबल करप्शन होता बल्कि उसकी गर्दन भी टूट सकती थी, जिससे उसका सिर अलग हो जाता। एल्बस ने 001 का सामना करने के लिए अपनी बॉडी को धीरे से घुमाया, लेकिन अपनी आंखें बंद रखी। उसी समय उसने वेस्टलैंड से सरसराहट और क्लैंगिंग साउंड सुनी। ल्यूमियन ने लोहे जैसी काली फुल बॉडी आर्मर वाले उन अनडेड सोल्जर्स को एक के बाद एक खड़े होते देखा। उनकी आंखों के सॉकेट्स में डार्क रेड या पीली लपटें क्लियरली टिमटिमा रही थीं। आसमान में पर्पल फायरलाइट के हिंट के साथ बना ह्यूज क्लाउड वॉर्टेक्स एक इनविजिबल फोर्स द्वारा फाड़ा और शांत किया जा रहा था। वो एब्नॉर्मलिटी आखिरकार मैनिफेस्ट हो चुकी थी। एल्बस ने हेजिटेट नहीं किया। उसने तुरंत अपनी स्किन को एक आयरन ब्लैक ह्यू लेने दिया। उसकी पूरी बॉडी ऐसे ट्रांसफॉर्म होती हुई लगी जैसे मेटल से बना कोई पपेट हो। अपनी आंखें कसकर बंद रखते हुए वो स्टेप बाय स्टेप 001 के पास गया। इस प्रोसेस के दौरान उसकी गर्दन विजिबली खिंच गई, जिससे उसकी स्किन बनाने वाली आयरन मेम्ब्रेन अनकंट्रोलेबली छोटे मेटल थ्रेड्स में फटने लगी। उसकी आयरन ब्लैक फ्लैश और हड्डियों पर गहरे ठंडे कट के मार्क्स दिखाई दिए, जहां से ब्राइट रेड खून साफ बाहर रिस रहा था। सिर्फ कुछ सेकंड में एल्बस मेडिची 001 के साइड में पहुंच गया। उसने अपनी राइट हथेली को रिलीज किया, जो कमजोरी से उसकी गर्दन को दबा रही थी, और उसे अपने खुद के खून को ले जाते हुए झुलसे हुए फ्लैग की तरफ बढ़ने दिया। एक फेलो हंटर के रूप में एल्बस के पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेशल परसेप्शन और पोजिशनिंग एबिलिटीज थी। इसके अलावा 001 का फ्लैग हिंसक रूप से हिल रहा था, लाउडली फहरा रहा था, जिसकी आवाज़ें एल्बस के कानों में जा रही थीं, जिससे उसके लिए टारगेट की लोकेशन डिटरमाइन करना आसान हो गया। बेशक अगर वो डायरेक्टली 001 की मेन बॉडी को टच करता तो करप्शन सच में अकर हो जाता। इसे सिर्फ न देखने से अवॉइड नहीं किया जा सकता था, लेकिन एल्बस के पास अब कोई दूसरा चॉइस नहीं था।
जैसे ही वो उस झुलसे हुए फ्लैग की तरफ पहुंचा, एल्बस ने एक स्नैप साउंड सुना, उसकी मेटल गर्दन पर लगी आयरन स्किन के पूरी तरह फटने की आवाज़। उसने तुरंत अपना फॉर्म चेंज किया और एक आयरन ब्लैक मेटल कास्ट पपेट से एक ब्लू ह्यूमन शेप फ्रेम में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसने उसकी हथेली के खून को तेजी से इवेपोरेट कर दिया। ल्यूमियन की तरफ से किसी अचानक अटैक से गार्ड करते हुए एल्बस ने अपनी मूवमेंट्स तेज की और ज़्यादातर इवेपोरेट हो चुके ब्राइट रेड खून को लगातार सामने की तरफ छिड़कने लगा। वेस्टलैंड पर ल्यूमियन अनडेड सोल्जर्स के बीच मिला हुआ था। उसकी हथेली झुलसाने वाली गर्म और बर्फीली ठंडी दोनों थी। वो 001 की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए नेचुरल तौर पर वो एल्बस के करंट एक्शंस नहीं जानता था, लेकिन वो रफली गेस कर सकता था कि दूसरा एक फाइनल गैम्बल कर रहा था। ये बेकार है, सिचुएशन पहले ही तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, ल्यूमियन बुदबुदाया। वो उसे रोकने के लिए मूव नहीं हुआ। वो इस बात को लेकर ज़्यादा वर्ड था कि अगर वो सच में सॉलिंगर के ब्लड बैनर के पास टेलीपोर्ट हुआ ताकि एल्बस मेडिची को उस पर खून टपकाने से रोक सके, तो वो दूसरे द्वारा सेट किए गए किसी ट्रैप में कदम रख सकता था। करंट सिचुएशन को देखते हुए एल्बस अपनी अप्रोच पूरी तरह चेंज कर सकता था। चूंकि वो अपना इंटेंडेड गोल अचीव नहीं कर सकता था, वह चाहे तो सभी कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट कर सकता था, जिससे उसकी साइड ज़्यादा एडवांटेजेस कैंप बन जाए और फिर पुनर्गठित करने के लिए इसका यूज़ करे। इसलिए एल्बस मेडिची की पॉसिबिलिटी यही थी कि वो 001 के फ्लैग पर खून टपकाने का दिखावा कर रहा था, लेकिन एक्चुअली वो ल्यूमियन को उसे रोकने के लिए ल्योर करने की कोशिश कर रहा था, इस तरह लास्ट कॉम्पिटिटर को मारने की अपॉर्चुनिटी सीज करने के लिए। लाशों के पहाड़ की चोटी पर वो ह्यूमन शेप्ड फ्रेम जिसमें एल्बस ट्रांसफॉर्म हुआ था, गंभीर रूप से खिंच गई, जिसके अपर और लोअर पार्ट्स एक दूसरे से अलग होते हुए लग रहे थे। उसी समय उसके द्वारा एमिट की जा रही उग्र लाइट काफ़ी फीकी पड़ गई, जैसे बर्फीले ताज़े खून की एक बाल्टी से ऑर्डिनरी लपटें बुझा दी गई हों। प्लोप, एल्बस ने फ्लैग से लिक्विड के टकराने की छोटी आवाज़ सुनी। हजारों सालों के बाद मेडिची फैमिली का खून आखिरकार 001 के झुलसे हुए फ्लैग पर दोबारा गिर गया था। हालांकि वहां कोई एडिशनल चेंज नहीं हुआ। ये भी एल्बस की एक्सपेक्टेशंस के भीतर था। आखिरकार रेजोनेंस की डिग्री अभी अपनी लिमिट तक नहीं पहुंची थी और 001 के अवेक होने की सिचुएशन किसी भी थ्रेशोल्ड को सिग्निफिकेंटली पार कर चुकी थी। झुलसे हुए फ्लैग पर खून छोड़ने का एल्बस का डेस्परेट ट्रायल फ्यूचर के लिए एक चेस पीस रिजर्व करने के बारे में ज़्यादा था, कुछ प्रिपरेशंस करने के लिए। अगले ही सेकंड एल्बस ने, जो एक ह्यूमन शेप्ड फ्लेम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, अपनी भौहों के बीच एक इंटेंस दर्द फील किया। 001 से कोई अजीब फोर्स निकली जो सीमिंगली उसे एसिमिलेट करना चाहती थी, उसे अपनी खुद की लपट में बदलना चाहती थी। एल्बस अचानक मुड़ा, उसने अपनी आंखें खोली और वेस्टलैंड की तरफ देखा। वो 001 द्वारा एब्जॉर्ब होने से पहले ल्यूमियन को मारना चाहता था, लास्ट कॉम्पिटिटर को एलिमिनेट करने के लिए। वो कचरा एक्चुअली काम रहने में मैनेज कर गया और मुझे 001 की सरफेस पर खून लगाने से रोकने नहीं आया। एल्बस के पछतावे के बीच ल्यूमियन का फिगर उसकी जलती हुई आंखों में रिफ्लेक्ट हुआ। ल्यूमियन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने अपने राइट शोल्डर के ब्लैक मार्क को एक्टिवेट किया और अपनी जगह से गायब हो गया। एल्बस ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट और पछतावे को नहीं छुपाया। वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया। उसकी गर्दन पहले ही फटकर खुल चुकी थी, जिससे सफ़ेद हड्डियां और काली पड़ चुकी ब्लड वेसल्स रिवील हो रही थीं। उसने फिर अपनी कलाई पर लिपटे क्रिस्टल नेकलेस को एक्टिवेट किया, जिससे वो डायरेक्टली एक्सप्लोड हो गया। बैंग बैंग बैंग, लगातार एक्सप्लोड होते क्रिस्टल्स ने एल्बस के सामने एक गहरा वोर्टेक्स बनाया, जिसके बॉटम में कांच जैसे बैरियर से कवर्ड एक गहरा डार्क वर्ल्ड था, वो स्पेशल मिरर वर्ल्ड। एक्सट्रीमली अर्जेंट सिचुएशंस के तहत और डायरेक्टली मोरोरा छोड़ने में अनेबल होने के कारण एल्बस मेडिची ने अपने सामने बने डार्क वॉर्टेक्स में कूदने का चॉइस किया, जो उस स्पेशल मिरर वर्ल्ड की तरफ नीचे गिरा। इस मोमेंट पर उसकी गर्दन टूटने ही वाली थी। उसकी सर्विकल वर्टिब्रा एक्सपोज्ड थी। वो उस स्पेशल मिरर वर्ल्ड में गिर गया और गहरी डार्कनेस में गायब हो गया। 001 के पास बना डार्क वॉर्टेक्स तुरंत इनविजिबल कलरलेस लपटों से जल उठा और पूरी तरह डिस्पर्स हो गया। मिड एयर में वो ब्लू फ्लेम जिसने एल्बस का मेंटेनेंस खो दिया था, तेजी से बुझ गई और जूली के गंदे खून का बचा हुआ छोटा सा हिस्सा गिरना कंटिन्यू रहा, जो झुलसे हुए फ्लैग को टच कर गया। पूरे मोरोरा में लगभग 10,000 सिर अपनी सफ़ेद खून से सनी रीढ़ की हड्डियों को घसीटते हुए स्काई में उड़ने लगे, जबकि उनकी हेडलेस बॉडीज गलियों में बेतहाशा भागने लगीं। ग्रेवयार्ड में अनकंट्रोलेबली अनगिनत स्केलेटन जमीन के नीचे से रेंग कर बाहर आ गए। उनकी आंखों के सॉकेट्स में डार्क रेड या पीली लपटें जल रही थीं। रेड रेन वाटर, जो बिल्डिंग्स और इंसानों को जला सकता था, आसमान से गिरने लगा। नॉलेज कैथेड्रल के भीतर मोरोरा के आर्क बिशप हेराबर्ग, जो ब्रास वायर से ट्रिम्ड एक प्लेन वाइट रोब पहने हुए थे, खुली हुई स्टैंड ग्लास विंडो के सामने खड़े थे, ये फील करते हुए कि दीवारों पर पिघलने के हल्के साइंस दिखाई दे रहे थे। उन्होंने हल्की सांस छोड़ी और अपनी हथेली उठाई। डॉट डॉट डॉट। अंडरग्राउंड मौसोलियम में उस अनोखे वेस्टलैंड पर ल्यूमियन टेलीपोर्ट होकर लाशों के पहाड़ की साइड में गया।
जैसे ही वो लाशों और कंकालों के सहारे बैठने ही वाला था, उसके पैर उसकी बॉडी का वेट सपोर्ट करने में पहले ही अनेबल हो चुके थे। वह अचानक एक इनविजिबल फोर्स द्वारा खींचा गया, जिससे वो दोबारा धीरे से खड़ा हुआ और अनडेड सोल्जर्स के ग्रुप की तरफ चलने लगा। इसके लिए उसकी तरफ से किसी एफर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। वैसे भी उसके पास यूज करने के लिए कोई ताकत नहीं बची थी। ल्यूमियन ने रेजिस्ट या स्ट्रगल नहीं किया, जैसे कि केवल उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस ही उसकी अपनी रह गई हो। उसकी राइट हथेली में बर्निंग पेन और बर्फीला सड़न का एहसास उसे बेसिकली अलर्ट रख रहा था। जब तक मेरा सिर मेरी गर्दन से अलग नहीं हो जाता, बाकी सब ठीक है, ल्यूमियन मन ही मन बुदबुदाया जब वो ब्रास ताबीज द्वारा नैरेटेड नॉलेज को सुन रहा था। एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से 001 के पपेट के रूप में वेस्टलैंड में इकट्ठा हो रही ट्रूप्स की तरफ चलना कंटिन्यू रखते हुए। करंट सिचुएशन बेसिकली उसकी एक्सपेक्टेशंस के कंसिस्टेंट थी। अगर उसने पहले थोड़ा भी कम पढ़ा होता तो उसका सिर और बॉडी अब तक पहले ही अपने अलग रास्ते जा चुके होते। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज वेल्थ। लगभग 10 सेकंड के बाद आसमान अचानक धुंधला हो गया और डार्कनेस वापस इस एरिया में उमड़ पड़ी। 001 किसी इनविजिबल हाथ से पकड़ा हुआ सा लगा, जिसका कांपना और हिलना शांत होना शुरू हो गया। इस एरिया की लपटें एक के बाद एक बुझ गईं और डेडली साइलेंट ठंडी डार्कनेस ने एक बार फिर इस जगह पर रूल किया। चर्च ऑफ नॉलेज ने आखिरकार 001 के डिस्टर्बेंस को सप्रेस कर दिया है। अगर ये थोड़ी देर और चलता तो मैं सच में एक पपेट बन जाता। ल्यूमियन ने सीक्रेटली राहत की सांस ली, ये फील करते हुए कि डार्कनेस उसकी बॉडी में पानी के एक इनविजिबल एरी ठंडे फ्लो की तरह इन्वेट कर रही थी। उसकी राइट हथेली पर बने अंडरवर्ल्ड डाविस्ट मार्क से पहले की तुलना में और भी स्ट्रॉन्गर सडन का सेंस एमिट हुआ, जिसने उसे इस इन्वेजन को रेजिस्ट करने में हेल्प की। ल्यूमियन वापस उस पोजीशन पर टेलीपोर्ट हुआ जो उसने पहले चुनी थी, कमजोरी से उन लाशों और कंकालों के सहारे बैठते हुए जिनसे पहाड़ बना था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, इस लाइटलेस प्योर डार्कनेस में अपने ईयर प्लग से ट्रांसमिटेड नॉलेज को सुनने पर फोकस करते हुए। ट्रायर में अंडरग्राउंड कैटाकॉम्स के 3rd लेवल के एंट्रेंस पर बने सैक्रिफिशियल स्क्वायर में जेना के क्वेश्चन का आंसर देने के बाद वो धुंधली और होली फीमेल फिगर जेना की नज़रों से गायब हो गई, जैसे कि वो सिर्फ एक इल्यूजन का पार्ट हो। जेना ने अपना सिर हिलाया, उसका गेज रियलिटी में वापस आया और उसने फ्रैंका का वर्ड चेहरा देखा। माँ, मेरे एडवांसमेंट के दौरान मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने लेडी क्रिस्मोना को दोबारा सेंस किया हो, और यहाँ तक कि उनके साथ डायलॉग के कुछ वर्ड्स भी हुए। जेना ने अपनी रीसेंट एक्सपीरियंस के बारे में अपनी कंपेनियन को केयरफुली बताया। हिस, क्या एंजल लेवल के हाई रैंक बीइंग सच में नहीं मरते? फ्रैंका ने क्यूरियसली पूछा। उन्होंने क्या कहा? जेना को अचानक थोड़ा एम्बैरेस्ड फील हुआ। उन्होंने अपने मिरर सेल्फ के साथ रिकंसाइल करने के लिए कहा, क्योंकि हम ओरिजिनली एक ही हैं। उन्होंने कहा कि उनके फादर, वह ब्लड एम्परर थे। हैं? फ्रैंका शॉक्ड और कंफ्यूज दोनों थी। उन्होंने तुम्हें ये क्यों बताया? जेना और ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करने लगी। मैंने पूछा, मैंने बिना सोचे समझे पूछ लिया, क्या ये सच में ब्लड एम्परर है? तब ये तुम्हारा हेलुसिनेशन नहीं होना चाहिए। तुम एक हेलुसिनेशन में भी ऐसा आंसर नहीं सोच सकती थी। फ्रैंका फुसफुसाई, वो धीरे धीरे एक्साइटेड हो रही थी। डैम इट, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं एक हेलुसिनेशन में भी इसे नहीं सोच सकती थी? खैर, इंडीड, इसके बारे में किसने सोचा होगा? जेना ने रिफ्लेक्सिवली पलटवार किया। फ्रैंका ने फिर अपने हाथ आपस में भींचे। वो एक अच्छा क्वेश्चन था, इंडीड एक अच्छा क्वेश्चन। ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने कहा, ल्यूमियन को पहले शक था कि वो स्पेशल मिरर वर्ल्ड ब्लड एम्परर एलिस्टा ट्यूडर द्वारा प्राइमोर्डियल डेमोनिस से डील करने के लिए क्रिएट किया गया था, और तुम्हारा फैमिली ने इस मैटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। अब ऐसा लगता है कि इस गैस को एबेंडन करने की ज़रूरत है। शायद वो स्पेशल मिरर वर्ल्ड जॉइंटली ब्लड एम्परर एलिस्टा ट्यूडर और प्राइमोर्डियल डेमोनिस द्वारा क्रिएट किया गया था। अदरवाइज हंटर पाथवे का एक सच्चा गॉड बिना मिरर मैजिक के ऐसा स्पेशल मिरर वर्ल्ड कैसे क्रिएट कर सकता था?